नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। कहानी कुर्सी की का वक्त हो गया है। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। पश्चिम बंगाल में ये जो चुनावी रण है, ये जो जंग है, इसमें जो आज हुआ है इससे पहले आपने कभी नहीं देखा होगा। किसी राजनीतिक लड़ाई से पहले आपने नहीं देखा होगा। चुनाव का सबसे बड़ा नाटकीय मोड़ इस वक्त पश्चिम बंगाल में दिखाई दे रहा है। आईपैक के ओनर प्रतीक जैन के घर पर ईडी का छापा पड़ा। प्रतीक जैन कौन? जो कि आईपैक के ओनर हैं, इसके डायरेक्टर हैं, जो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के चुनाव प्रचार की पूरी कमान संभाल रहे हैं। प्रतीक जैन कौन? जो अभिषेक बनर्जी के साथ मिलकर ममता बनर्जी चुनाव कैसे लड़ेंगी, यह सब तय हो रहा था। कहां तय हो रहा था? प्रतीक जैन के घर, प्रतीक जैन के दफ्तर पर, जहां पर ईडी का छापा पड़ा। ईडी तो यह कह रही है कि कोयला घोटाले मामले में यह छापा मारा गया है, लेकिन ममता बनर्जी आज प्रतीक जैन के घर पहुंच गई। मतलब जबरदस्त, ये बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि कोई फिल्म का सीन चल रहा है। एक तरफ से ईडी की टीम आ रही है, दस्तावेज वहां से इकट्ठे कर रही है, प्रतीक जैन के घर पर छापा मार रही है, तो वहीं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पूरे लाव लश्कर के साथ प्रतीक जैन के घर पहुंच रही हैं। और उनके साथ कौन है? सोचिए, डीजीपी उनके साथ पहुंच रहे हैं। अब ममता बनर्जी आरोप लगा रही है कि केंद्र सरकार राजनीतिक षड्यंत्र के तहत यह छापा मार रही है। ईडी की टीम आई, पार्टी के सारे दस्तावेज लेकर चली गई है। अब आप समझ ही रहे होंगे कि जहां पर सोच लीजिए पूरे प्रचार की रणनीति बन रही हो, वहां तो एक एक कैंडिडेट को लेकर भी मंथन हो रहा होगा, वहां एक एक सीट को लेकर रणनीति बन रही होगी, कहां पर पार्टी की क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, वो सब चर्चा हो रही होगी। ये सारी बातें आज ममता बनर्जी ने क्या कहा बताएंगे, लेकिन पहले सुने शुभेंदु अधिकारी। আমি তদন্তের ব্যাপারে বলবো না, আমার জানা নেই। আমি বলবো না, আমি ইনভেস্টিগেশন এবং ইডির পার্টে ঢুকবো না, সরি। আমি মুখ্যমন্ত্রী যাওয়া, সিপি যাওয়াটাকে মনে করি অনৈতিক, অসাংবিধানিক। কেন্দ্রীয় সংস্থার তদন্তে সরাসরি বাধা দান মুখ্যমন্ত্রী এর আগেও করেছেন। রাজীব কুমারের বাড়িতে রেড হওয়ার সময়, এবং তিনি 5 ঘন্টা ধর্ণা দিয়েছেন নিজাম প্যালেসে। আপনার যখন ফিরাদ হাকিম সহ বেশ কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করেছে, এরা মুখ্যমন্ত্রীর অভ্যাসের মধ্যে পড়ে। কিন্তু কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা তার যে সাংবিধানিক অধিকার আছে সেই অনুযায়ী যদি এই তৃতীয়বারেও এই মুখ্যমন্ত্রী এবং সিপির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা না নেন, তাহলে কিন্তু পশ্চিমবাংলায় ভুল বার্তা যায়। মমতা ব্যানার্জি বলছে আমি যদি বিজেপি অফিসে তল্লাশি করি তখন কি হবে? মমতা ব্যানার্জি বলছেন আইপ্যাক কি পার্টি অফিস নেই? আইপ্যাক একটা কর্পোরেট সংস্থা, তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ আছে, তদন্ত করবে, তারা দেখিয়ে দেবে কাগজপত্র, তাদের রিটার্ন ফাইল সবকিছু পরিষ্কার আছে। পরিষ্কার থাকলে তো সবার অফিস বাড়ি তল্লাশির পরে তো গ্রেপ্তার হয়, এমন তো নয়। ফেস করবে। মুখ্যমন্ত্রী তো আমার বাড়িতে সিআইডি পাঠিয়েছিলেন। আমার প্রবীণ বাবা মাকে হেনস্থা করেছেন সিআইডি পাঠিয়ে 3 বার। আমি তো সিআইডির কাছ থেকে ফিতাও নিয়ে মাপতে গেছিলেন, ফিতা কাটিয়ে নিইনি। আমার নন্দীগ্রামের এমএলএ অফিসে আসামি খুঁজার নামে সার্চ ওয়ারেন্ট ছাড়া তছনছ করেছে অফিস। आप शुभेंदु अधिकारी को सुन रहे थे। उनसे पत्रकारों ने सवाल पूछा कि ये जो छापा पड़ा इस पर आपका क्या कहना है। उन्होंने कहा मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा, मैं बोलबो ना, मैं बोलूंगा नहीं। लेकिन ममता बनर्जी एक प्राइवेट दफ्तर पर क्यों पहुंच गई? क्या वो उनका पार्टी का ऑफिस था? क्या वो टीएमसी का दफ्तर था? वो तो आईपैक का दफ्तर था, एक कॉर्पोरेट ऑफिस था। वहां पर वो क्यों पहुंच गई? ऐसा क्या है जिसे वो छिपा रही हैं? और वो डीजीपी को अपने साथ लेकर चली गई। यह अनैतिक है, यह लीगल नहीं है। लेकिन वहीं आप ममता बनर्जी को सुने। ममता बनर्जी ने क्या कहा? ममता बनर्जी ने कहा, देखिए ये जो हरी फाइल मेरे हाथ में है, जरा ममता बनर्जी की तस्वीरें आप चला दे। ममता बनर्जी अपने हाथ में एक फाइल लेकर खड़ी हुई थी। वो जो हरे रंग की फाइल, मात्र 2 फाइल है। इसके साथ एक फोन, इसके साथ एक हार्ड ड्राइव।
ममता बनर्जी वहां पर डीजीपी के साथ पहुंची जब ईडी छापा मार रही थी। उन्होंने वो फाइल अपने हाथ में ली, फोन अपने हाथ में लिया, हार्ड ड्राइव अपने हाथ में ली और वहां से निकली जल्दी से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि जो कुछ भी हो रहा है राजनीतिक षड्यंत्र के तहत हो रहा है। कभी भी ऐसी तस्वीरें नहीं देखी थी। इतना बड़ा ड्रामा आज कोलकाता में हुआ। ममता बनर्जी ने क्या कहा वो भी आपको सुनाते हैं, फिर करेंगे चर्चा। The candidate list, the party strategy, the party plan. Is it the duty of the ED and Amit Shah? The nasty home minister, the naughty home minister who cannot protect the country and is taking away all my party documents. If I get the BJP party office, what will be? What will be the result? They didn't have any guards, so my hard disks. See, phone, hard disk, all they are collecting, and they have already attacked my IT office also in Sector 5. अब आप ये देखिए, ममता बनर्जी कह रही है कि यही अगर बीजेपी के दफ्तर पर छापा पड़ा होता, लेकिन सवाल यह है कि क्या ये बीजेपी का दफ्तर है? ये आईपैक का दफ्तर है जो कि चुनाव प्रचार करवाती है। प्रशांत किशोर भी, अच्छा ये दर्शकों की जानकारी के लिए बताना जरूरी है कि प्रशांत किशोर भी आईपैक से ही जुड़े हुए थे। वो भी फाउंडर मेंबर थे, लेकिन वो अब पॉलिटिक्स में चले गए हैं। उनका आईपैक से अब कोई लेना देना नहीं है। प्रतीक जैन इस कंपनी के डायरेक्टर हैं और वो इस कंपनी को चला रहे हैं और उनके हाथों में जिम्मा है ममता बनर्जी के पूरे प्रचार का। अब सोचिए जरा, ये टीएमसी का दफ्तर नहीं था, लेकिन ममता बनर्जी ने कहा कि अगर बीजेपी के दफ्तर पर पड़ा होता ईडी का छापा तो फिर क्या होता। यहीं से करते चर्चा की शुरुआत। हर्षवर्धन जी, इतना बड़ा पॉलिटिकल ड्रामा, दीदी आई, उससे पहले ईडी आई तो दीदी भी आ गई, कमिश्नर के साथ आई और अपने मतलब के दस्तावेज वहां से उठाकर चलती बनी। अब सीएम अगर लेकर चली गई है दस्तावेज तो अब ईडी क्या करे? अब ईडी क्या कर लेगी? देखिए, सबसे पहले तो ये कि ममता बनर्जी स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स क्या है, इसको आप देखिए। ये शायद ही कोई और नेता, कोई और मुख्यमंत्री इस तरह से कर सकता है, लेकिन ममता बनर्जी ये कर सकती हैं और वो कर रही हैं, करेंगी। इसीलिए मैं कई बार कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए पश्चिम बंगाल, जो अंग्रेजी में कहा जाता है ना कि टफ नट टू क्रैक, तो वो स्थिति है। लेकिन बड़ी चिंता की बात दिखती है, और मुझे इस बार ममता जी के लिए चिंता की बात क्यों दिख रही है, वो मैं आपको इसी जो आपने चित्र दिखाया उसी से संदर्भ ही आता है। पहली बात तो ममता बनर्जी के लिए नई चीज नहीं है। ईडी के अधिकारी अलग अलग, चाहे आप संदेश खाली के समय हो, चाहे जिस समय हो, अलग अलग देखें तो वो स्थितियां अच्छी बुरी होती रही। ये भी सबने देखा कि ईडी के अधिकारियों को कैसे कोलकाता पुलिस राजीव कमिश्नर के साथ वो धरने पर बैठ गई थी। वो भी वही मसला था, क्योंकि केंद्र सरकार ने उनको कहा था कि इधर आना है। ममता बनर्जी ने जब और राज्य थे तो उन्होंने अपने यहाँ कह दिया था कि सीबीआई को अगर आना है जांच के लिए तो पहले हमसे इजाजत लेनी होगी। ये सब उन्होंने कर लिया, तो उससे आगे का चरण ये था। ये स्टेप कोई झोंकाने वाला नहीं। लेकिन मैं क्यों कह रहा हूं कि इस चित्र से संदर्भ मुझे लग रहा है कि ममता जी की चिंता बढ़ी है। अगर ममता बनर्जी की 2026 की सारी चुनावी रणनीति उनके हाथ में इन दो फाइलों और जो भी आप कह रहे हैं हार्ड डिस्क और एक हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, मोबाइल या जिसमें है, अगर उसी में है और वही सब कुछ है, तो तय मानिए कि ममता जी के लिए अब चिंता की बात होगी। ये तय मानिए। और आईपैक का ऑफिस था, उस पर छापा मारा गया, ये कहा जा सकता है, ये आरोप लगाया जा सकता है और लगाना भी चाहिए। चुनाव तो ऐसे ही चलता है कि अमित शाह ने ये कह दिया था और ईडी ने चुनावी रणनीति के लिए किया। लेकिन अगर किसी पार्टी की चुनावी रणनीति एक इलेक्शन मैनेजमेंट मशीनरी के हाथ में इस कदर चली गई है कि वो अगर एक फाइल चली गई, एक स्टडी चली गई, उससे सब चुनाव गड़बड़ हो जाएगा और दूसरा पक्ष उसके हिसाब से रणनीति बना लेगा, इसका मतलब ये हुआ कि जो ममता बनर्जी की चुनावी रणनीति है उसमें सेंध लगाई जा सकती है। वो कमजोर हो गया है किला और उसको उन्हें डर लग रहा है, इसीलिए उन्हें इस तरह की रणनीति बनानी पड़ रही है। सर सेंध तो लग गई। सर सेंध कैसे लग गई? ईडी ने छापा अगर मारा और ममता बनर्जी को तुरंत वहां पर कमिश्नर के साथ विजय जी अगर पहुंचना पड़ा
और वो ये कह रही हैं कि ये फाइल, ये हार्ड डिस्क और ये फोन, बस ये मेरे पास रह गया है, बाकी सब कुछ ईडी लेकर चली गई, सब कुछ ईडी लेकर चली गई। और अगर वाकई में ईडी पर इल्जाम है कि बीजेपी के इशारे पर काम करती है, तब तो बीजेपी अब देख लेगी करने क्या वाली है, पार्टी कैसे चुनाव लड़ने वाली है। आपने जो कहा ना, इंटरेस्टिंग पॉलिटिकल ड्रामा है ये पूरा सीन जिस तरह से क्रिएट हुआ। और ममता जी तो बहुत फाइटर लीडर हैं। वो जब कांग्रेस से लड़कर बाहर निकली और कांग्रेस के बाद उन्होंने अपनी पूरी पार्टी जमा ली है। ऐसे कम लोग हैं कांग्रेस से निकल कर आने वाले भी लोग, शरद पवार जी को छोड़ दें, लेकिन शरद पवार से भी वो आगे निकली हैं कि लगातार। और फिर वेस्ट बंगाल में जो लेफ्ट पार्टी की सरकार को 25 साल 30 साल के राज को ख़त्म करना और लेफ्ट से लड़ाई लड़ना आसान काम नहीं था। वो लड़ाई लड़कर वो बनी हुई हैं। पार्टी के अंदर भी जो झगड़े चलते हैं वो भी चल रहे हैं। टेक्निकली कहा जाए तो आईपैक का दफ्तर तो टीएमसी का दफ्तर नहीं है। ईडी उसके दफ्तर पर मार सकती है छापा, या क्या कर रही है उनको ज़रूरत होगी। लेकिन क्या ईडी को आईपैक के दफ्तर में वो सारे कागज़ ले जाने थे जो ममता बनर्जी से जुड़े हुए हैं? ईडी को उससे क्या रेफरेंस है क्या नहीं है? और ममता जी की चिंता क्यों बनी कि अचानक वो सारा काम करने के लिए वहाँ पहुँच गई वो सब लेकर? तो ममता जी की चिंता अलग हो सकती है, लेकिन ये भी आरोप तो लग ही सकता है जो ममता जी कह रही है कि भाई ईडी जो है केंद्र के इशारे पर काम कर रहा है और उनकी रणनीति को नुकसान पहुंचा रहा है। लेकिन ममता जी को यदि हम जानते हैं ना, तो वो भी उन नेताओं में से हैं जो अपने खिलाफ हमलों को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर सकती हैं। इसलिए मत समझिए कि ये वो लड़ाई हार जाएंगी। वो इसको भी पूरा इशू बना सकते हैं कि भाई कैसे ईडी का इस्तेमाल केंद्र सरकार कर रही है या भारतीय जनता पार्टी कर रही है। इसका जवाब भी ईडी को देना पड़ेगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। लेकिन ये लड़ाई इंटरेस्टिंग हो गई है और अब सीधा सीधा मुकाबला, मतलब सेंटर वर्सेस सेंट्रल एजेंसीज वर्सेस ममता बनर्जी है क्या जी। क्योंकि वो अपने कमिश्नर को भी लेकर गई होकर, कमिश्नर को इसलिए ले गई होंगी मान लीजिए ईडी पुलिस को नहीं रोक रही हो। अगर मान लीजिए ईडी ये भी लेके जाना चाह रही थी तो ये तो ममता बनर्जी लेकर चली गई कॉर्पोरेट ऑफिस से। हाँ। ये हमें ध्यान रखना होगा कि टीएमसी के दफ्तर पे छापा नहीं था, ये आईपैक के दफ्तर पर है। उनके ओनर के घर पर ये छापा था और वहां से ये फाइलें लेकर अगर ममता बनर्जी चली गई तो क्या अब मुख्यमंत्री से ये फाइलें कोई रिकवर कर सकता है? ईडी क्या ये रिकवर कर सकती है? और क्या वाकई में इन फाइलों में तभी वो वहां पहुंची और कमिश्नर के साथ पहुंची। अच्छा, हमें एक बार और दर्शकों को ये बताना होगा कि प्रतीक जैन कौन है। प्रतीक जैन आईपैक के को फाउंडर हैं और डायरेक्टर हैं। और आईपैक कौन है? जो पॉलिटिकल पार्टीज का मैनेजमेंट कैसा होगा, इलेक्शन कैंपेन कैसा होगा, रणनीति क्या होगी। कई बार ऐसा भी होता है कि कौन सी सीट पर कौन सा कैंडिडेट हो, किसके पास कितनी ताकत हो, ये कंपनीज तय करती हैं। ये जो प्रतीक जैन आपको सबसे लंबे कद में चेहरे पर दाढ़ी के साथ दिखाई दे रहे हैं, ये प्रतीक जैन है। इन्हीं के घर पर छापा पड़ा है। बीच में अभिषेक बनर्जी और फिर ममता बनर्जी तो हैं ही। और कहा यह जा रहा है कि अभिषेक बनर्जी और प्रतीक जैन मिलकर ही इस चुनाव से जुड़ी हुई तमाम रणनीतियां, प्रचार का पूरा तंत्र तैयार कर रहे थे। और जहां पर आईपैक का हेड ऑफिस है वो कहां पर है? वो कोलकाता के सॉल्ट लेक में है। अब मैं जरा टेलीग्राफ है जो कि पश्चिम बंगाल से एक अखबार चलता है, बंगाल का प्रतिष्ठित अखबार है द टेलीग्राफ, वो प्रतीक जैन के बारे में क्या लिखता है ये जानना बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो इस प्रतीक जैन को पोटेंट पॉलिटिकल वेपन के तौर पर कहता है। ये द टेलीग्राफ कहता है पोटेंट पॉलिटिकल वेपन। आज उस वेपन के घर पर छापा था सर। ये अभिषेक देखिए, अभी बंगाल के चुनाव तक ऐसे बहुत सारे छापे पड़ते रहेंगे और ममता बनर्जी कोई सीधी राजनीति तो करती नहीं, तो उनको ये अपेक्षा भी नहीं करनी चाहिए कि बाकी लोग उनके साथ सीधे तरीके से पेश आए। जब लेफ्ट के साथ वो लड़ रही थी, जमीन पे लड़ रही थी, तब भी वो सीधी राजनीति नहीं कर रही थी। ये और बात है कि लेफ्ट को उन्होंने पटक दिया उस अखाड़े में। तो आने वाले दिनों में ममता बनर्जी के खिलाफ और उनके मंत्रियों के खिलाफ भ्रष्टाचार और बाकी ऐसे जितने मुकदमे होंगे आने वाले दिनों में और भी आ सकते हैं। पहले भी आए हैं। पूरा एक मंत्री के घर से नोटों की गड्डी मिली थी, हम सब जानते हैं, लेकिन उसको भी सुरक्षा देने के लिए ममता बनर्जी आ गई थी। जितने भ्रष्टाचारी इनके मंत्री थे उन सबकी सुरक्षा में ये आ गए थे। पुलिस कमिश्नर को बचाने के लिए कोई मुख्यमंत्री, मुझे नहीं लगता है कि आज के दिन में कोई भी मुख्यमंत्री जो है
अपने पुलिस कमिश्नर को बचाने के लिए धरना प्रदर्शन पर बैठ जाए। ममता बनर्जी वो भी करती हैं। और ये तो ऐसा है कि ममता बनर्जी जहाँ पर ये छापा पड़ा है उसका पार्टी से सीधा सीधा तो कोई वास्ता नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। वो इलेक्शन स्ट्रेटजी तय करते, उसका हर आदमी जानता है कि उसका एक कोई बैकअप फाइल जो होता है वो और जगह भी होता है। एक जगह तो कोई आदमी बैकअप फाइल ऐसे रखता भी नहीं है, तो इसकी बैकअप फाइल और जगह नहीं। मुख्य मुद्दा है सोर्स ऑफ इनकम का, उनके स्रोत कहां कहां से आए हैं, पैसे कौन कौन दे रहे हैं, कहां कहां से उनके पास फंडिंग आ रही है। ये जानकारी जरूर ईडी के ध्यान में आया होगा और इस कारण से ईडी ने वहां पर छापा मारा है। कोई डेटा जानकारी करने के लिए ईडी ने छापा मारा होगा, मुझे इसकी दूर दूर तक संभावना नहीं दिखती और कोई कारण भी नहीं बनता है। ऐसा तो है नहीं कि ममता बनर्जी के जो खेमे में है वो अमित शाह के लोग नहीं होंगे घुसे हुए और वहाँ से जानकारियाँ नहीं मिलती होंगी। और ये कोई ऐसा बड़ा चीज़ नहीं होता है जिसके बारे में आप ये कहें कि आप इलेक्टोरल स्ट्रेटजी तय कर रहे हैं और आपको जानकारी नहीं होती है। जो लोग ज़मीन पर काम करते हैं उनको सब पता है कि कहाँ पर कौन इलेक्शन चुनाव लड़ रहा है, कहाँ पर क्या। हाँ, क्या वोटों के बारे में, बांग्लादेशियों को बसाने में, फेक वोटर्स के मामले में क्या ये सब जानकारी थी वहां पर? क्या जिसको यूज करती थी तृणमूल कांग्रेस और यहां से वो रिकॉर्ड मिल सकता है क्या? कुछ ऐसी जानकारियां हैं क्या जो आईटी सेल के पास था और बाकी वो पब्लिक डोमेन में नहीं था? तो ये ममता बनर्जी की कठिनाइयों को आने वाले दिनों में और बढ़ाने वाला है। और भारतीय जनता पार्टी की एक स्ट्रेटजी साफ दिख रही है। ममता बनर्जी को एसआईआर के मुद्दे पर और इन सब मुद्दे पर इतना उलझा करके रखा जाए ताकि वो इलेक्शन कैंपेन के लिए जितना समय दे सके वो ना दे सके। नहीं, ये तो लेकिन जो ममता बनर्जी कर रही है, अगर आप पॉलिटिकली देखें समीर जी, तो इससे ज्यादा वो और क्या कर सकती थी। लेकिन अगर नैतिकता के तौर पर देखें, जैसे शुभेंदु अधिकारी कह रहे थे कि भाई एक राज्य के मुख्यमंत्री हैं, टीएमसी की कर्ता धर्ता है, आईपैक एक कॉरपोरेट फर्म है, वहां पर जाकर अपने दस्तावेजों को उठाकर ले आना, क्या छुपाने की कोशिश करना चाह रही हैं और किससे प्रोटेक्ट कर रही हैं? खुद को प्रोटेक्ट कर रही हैं, प्रतीक जैन को प्रोटेक्ट कर रही हैं, किससे प्रोटेक्ट कर रही हैं? देखिए, प्रतीक जैन आईपैक के तो प्रमुख है ही, ममता बनर्जी के आईटी सेल के हेड भी है। तीन चेहरे जो सर वो आईटी सेल के हेड भी है टीएमसी के। तो ममता बनर्जी को लगा होगा कि जब प्रतीक जैन आईपैक के यहाँ जब ईडी पहुंची है तो उसके साथ साथ मतलब उसके आईपैक के जो डॉक्यूमेंट्स जाएंगे, उसके साथ मेरे आईटी के जो डॉक्यूमेंट्स है, मेरे जो कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स प्रतीक जैन के पास है, वह भी चुनाव से संबंधित कोई मैटर जा सकता है। तो ममता बनर्जी उस समय वहां पहुंची होगी। लेकिन मुझे लगता है कि जब ईडी को पता था कि वो प्रतीक जैन क्या छापा मारने जा रही है और ममता बनर्जी वहां आ सकती है क्योंकि वो आईटी के भी हेड है ममता बनर्जी की पार्टी के, तो क्या ईडी को इतनी व्यवस्था सुनिश्चित नहीं करनी थी कि उस समय ममता बनर्जी वहां अंदर घुसकर इस तरीके से कार्रवाई बाधा डाल सके? उन्हें ममता बनर्जी को गेट पे रोकना चाहिए था। बिल्कुल सर, आप अपनी बात पूरी करिएगा। लेकिन ये दर्शक भी जानना चाहेंगे, ये जो तीन चेहरे हम दिखा रहे हैं, ये तीन चेहरे कौन हैं? जो सेंटर में है वो तो आप समझ ही गए कौन है, यही प्रतीक जैन हैं जो डायरेक्टर हैं और जिनके घर पर ये छापा पड़ा है। इसके अलावा जो दो चेहरे और दिखाई दे रहे हैं, एक है ऋषि राज सिंह और दूसरे है विनेश कुमार चंदेल जी। साल 2021 और 2024 के चुनाव में पश्चिम बंगाल में टीएमसी का चुनाव मैनेज करने की जिम्मेदारी इन्हीं तीन चेहरों पर थी। और जब ऐसी हवा चल रही थी और ये कहा जा रहा था, बीजेपी भी ये कह रही थी कि हम ज्यादा सीटें लेकर आएंगे, तब यही वो चेहरे हैं जो ये कह रहे थे, जिन्होंने इलेक्शन पूरा ममता बनर्जी का मैनेज किया। उन्होंने कहा कि आप रुकिए, तो गेम बदल रहा है, पिच बदल रही है। 2019 का लोकसभा चुनाव भी इन्हीं लोगों ने मैनेज किया था, 21 का विधानसभा किया था और ममता बनर्जी के ट्रस्टेड लोग हैं। 8 साल से ममता बनर्जी के साथ ये जमीन स्तर पर काम कर रहे हैं और निश्चित रूप से ममता बनर्जी को पता है कि यह चुनाव 2026 का उनके लिए बहुत आसान नहीं होगा। जो भारतीय जनता पार्टी 3 सीटों से लेकर 77 सीट तक पहुंच जाती है, अमित शाह जिस तरीके से चुनाव प्रचार की कमियान, संगठन की कमान वहां संभाल रहे हैं, तो ममता बनर्जी को इस बात का डर है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी
उनके 15 साल के शासन को वहां उखाड़ सकती है। और इस कारण ममता बनर्जी लगातार इनके साथ बैठ के कर रही थी। अभी खबर ये भी थी कि जब हम अमित शाह पत्रकार वार्ता ले रहे थे बंगाल के अंदर 30 और 31 दिसंबर को जब थे, उस समय भी ममता बनर्जी इनके साथ लगातार संपर्क में थी और बैठकर कैसे काउंटर किया जाए इस पर चर्चा कर रही थी। तो ये निश्चित रूप से ममता बनर्जी की कई कॉन्फिडेंशियल बातें इन्हें पता होगी, उम्मीदवारों को लेकर पता होगा कि इनके टिकट कटना, ये पता होगा फाइनेंशियली पैसा कहां से आ रहा है, कहां से पैसा इन्वेस्ट होगा, इन चीज़ों की प्लानिंग पूरी हो रही होगी। तो अब लेकिन ईडी गई थी तो ईडी को ये पता करने नहीं गई थी वहां पर कि ममता बनर्जी के टीएमसी को लेकर क्या इनकी रणनीति है। ईडी तो वहां पर जो कोल स्कैम दिल्ली में हुआ था और जिसके संदर्भ में एफआईआर दर्ज है, उसकी जांच करने, उसके पूछताछ करने के संदर्भ में गई थी। क्योंकि टीएमसी के डॉक्यूमेंट्स लेने ईडी नहीं गई थी। लेकिन चूंकि ममता बनर्जी को लगा कि भाई ईडी आई है तो ये बाकी जांच तो नहीं करेगी, मेरे डॉक्यूमेंट्स और मेरे बारे में इंफॉर्मेशन लेकर जाएगी, जबकि ईडी का ये काम नहीं। ईडी क्यों लेकर जाएगी? ईडी तो भाई पैसों के लेन देन के मामले इन्वॉल्वमेंट उसका रहता है। ये तो आप कह रहे हैं ना सर, लेकिन टीएमसी को भरोसा नहीं है ईडी पर। नहीं, तो मुझे लगता है कि अब ममता बनर्जी जिस तरीके से काम में बाधा डालने की कोशिश किए, घर में घुसकर वहां पर गई और अधिकारी को जिस तरीके से धमकाया है, डॉक्यूमेंट्स लेकर गई है, क्या गारंटी कि ममता बनर्जी खाली अपने डॉक्यूमेंट्स लेके गई है? हो सकता है कोई ऐसे डॉक्यूमेंट्स और सबूत भी ममता बनर्जी साथ में लेकर गई हो जिससे प्रतीक जैन की गिरफ्तारी या प्रतीक जैन के लिए समस्या हो सकती थी। तो मुझे लग रहा है कि ममता बनर्जी पर मामला दर्ज होना चाहिए कि सरकारी काम में आपने बाधा डालने की कोशिश की है। और मुझे लगता है कि ममता बनर्जी ने जिस तरीके से बाहर आकर ईडी को बदनाम करने की कोशिश की है, ईडी को भी पत्रकार वार्ता लेके बताना चाहिए कि वो किस उद्देश्य गए थे, उनका मोटिव क्या था, ममता बनर्जी ने किस तरीके से हस्तक्षेप किया और क्या ममता बनर्जी ने सरकारी काम में किस तरीके से बाधा डाली है। ईडी भी इस बात का सामने आके ईडी जवाब देना चाहिए। इस फाइल में ऐसा क्या है? क्या यही फाइल जो है ईडी देखना चाहती थी? इस हार्ड डिस्क में ऐसा क्या है? मैं तो आपकी बात से अगर सहमत हो भी जाऊं, लेकिन ममता बनर्जी के एंगल से भी तो आप देखिए, वो फाइल को जैसे बचा के निकली है वहां से, वो हार्ड डिस्क को जैसे बचा के वहां से निकली हैं, वो फोन को जैसे अपने हाथ में एकदम कस के बांध के बैठी हुई हैं। हर्षवर्धन जी, ये तो सवाल हर दर्शक के मन में भी आएगा ना जो कहानी इस वक्त देख रहा है कि फाइल की कहानी क्या है, इस हार्ड डिस्क की कहानी क्या है? नहीं, निश्चित तौर पर, और जो अभी प्रोफेसर साहब ने कहा उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात एक समझिए, एक तो बांग्लादेशी घुसपैठियों का मसला है, लेकिन उसमें जो ज्यादा महत्वपूर्ण है, चुनाव के समय में जो पैसे का फ्लो होता है, और विशेष करके जिसको बार बार कहा जाता है कि पश्चिम बंगाल में एक सिंडिकेट काम करता है, वो कम्युनिस्टों के समय में भी कहा जाता था, अभी भी कहा जाता है। क्या उससे जुड़ी कोई बड़ी जानकारी है? क्या हवाला के जरिए रकम कहीं इधर से उधर ले जाई जा रही है? क्योंकि अब हम जनवरी महीना ये चल रहा है, अब इसके बाद चुनाव की तारीखों की तरफ हम बढ़ रहे हैं, तो क्या उसकी कोई जानकारी ईडी को मिली? क्योंकि बांग्लादेशी घुसपैठियों से जुड़ी जानकारी और उनको पैसे देने की जानकारी, या दूसरे जो ऐसे मतदाता हैं उनको फंडिंग करने की जानकारी, ये बड़ी क्रूशियल जानकारी होती है। और अगर ममता बनर्जी को इस द्रुत गति से उठकर जाना पड़ा, मैंने जो पहले भी कहा कि इस तेजी में अगर उनको फाइल छीननी पड़ी है, तो क्या वो किसी तरह का हिसाब किताब है, किसी तरह के कोड वर्ड हैं, किसी तरह की ऐसी चीजें हैं जो टीएमसी वहां इस्तेमाल करती है, जिसका एक कोई नेटवर्क है, काम करता है, वो चीज है। क्योंकि इलेक्शन स्ट्रेटजी को लेकर एकदम बिल्कुल दुरुस्त बात है, चुनाव प्रत्याशी आप ये कर देंगे, कोई बहुत छिपी हुई बात नहीं होती है, अंत में तो इसे सबको पता चली जाता है। दूसरी भी ऐसी रणनीति कोई ऐसी बहुत चौंकाने वाली नहीं होती है। ठीक है, आप किसी कैंपेन को चलाते हैं, हाँ, उसका आप जवाब खोजते हैं, तो कुछ चीजें हो सकती हैं। लेकिन ममता जी जिस तरह से गई हैं, मुझे उसमें ये संदर्भ दिखता है, ये सूत्र दिख रहा है कि ममता बनर्जी की चिंता बढ़ी हुई है, और विशेष करके ये जो रेड पड़ी है, इसमें उनकी कुछ तो ऐसी चीज जा रही है जिसको लेकर वो बहुत डर भी रही। और अब जो चली गई सो चली गई, ईडी क्या इससे निकलवा पाएगी विजय जी? मुझे इसका संभावना कम लगती है कि ममता जी के पास जो फाइल हो उसको ईडी निकलवा सके। लेकिन क्या जो ईडी के लिए ये फाइल लेकर गई है ममता जी, उसी से सारा काम थोड़ी ईडी का चलता होगा? ईडी के पास बहुत सारे रेफरेंस हैं, और प्रवीण जैन से जब पूछताछ होगी या जो भी लोग उनके साथ बैठे होंगे, और वहाँ पर कंप्यूटर है, उसमें सब कुछ रिकॉर्ड है, केवल एक फाइल में तो वो सब कुछ नहीं होता। हाँ, बैकअप तो सारा होगा ही नहीं, ये तो एक प्रिंट है या हार्ड कॉपी होगा, जो भी है, डिवाइस भी है, हार्ड डिस्क भी है, जो चीजें बाहर है वो कंप्यूटर के हार्ड डिस्क में भी होगा। तो इसलिए कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। यदि ईडी उसको समझ रही है कि यदि हवाला का मसला है, जो भी मसला है, तो उसको केवल पॉलिटिकल एक्शन के तौर पर समझना भी थोड़ा सा ज्यादती होगा, ईडी करे। और वैसे भी ईडी का काम तो होता ही है, उनके जो आमतौर पे कहा जाता है जीपीएस पे केवल अपोजिशन के सारे ऑफिसेज का एड्रेस है, बीजेपी के ऑफिसेज का एड्रेस तो उस पर होता नहीं है।
तो वो गाड़ी अभी तक ठीक नहीं हुई है। वो पॉलिटिकल आरोप चलते रहेंगे, लेकिन ईडी इस तरह से करने से ये बात ठीक है कि ममता जी की चिंताएं ज्यादा, और ये केवल पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी का मामला नहीं है। पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी में ममता क्या बनर्जी की चिंताएं ज्यादा है, मतलब मैं इसको पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी को चुरा कर ले जाएगा ऐसा कुछ नहीं है। पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी क्या चुरानी है, वहां पर सब कुछ है। ममता जी को भी सब लोग जानते हैं, अमित शाह जी भी पिछले 10 साल से वहां पर काम कर रहे हैं। पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी तो हर पॉलिटिकल पार्टी की बहुत समझ में होती है, कोई इसमें बहुत बड़ा काम नहीं हो रहा होता। लेकिन और जो सब चीजें हैं, स्ट्रेटेजी में कौन स्ट्रेटेजी बना रहा है, क्या स्ट्रेटेजी है, वो सारी चीजें हैं जिस पर काम करना चाहिए। और ईडी को यदि ऐसा कुछ मिला है तो उनको आगे चलकर कुछ एक्शन लेना चाहिए कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। आईटी सेल का भी उनका मसला है, उस पर भी काम करें। बस ये ना लगे कि आप केवल पॉलिटिकल वेंडिटा के लिए एक्शन ले रहे हो। इसलिए ईडी को सामने आकर बताना चाहिए कि भाई इस तरह की बातें हुई, या जो भी जैन साहब हैं उनको अरेस्ट करें, या ममता बनर्जी से जुड़े हुए लोग जो हैं उनको अरेस्ट करना है तो उस पर काम करें। ये मैसेज जाएगा अगर कि पॉलिटिकल वेंडेटा के तौर पे ईडी काम कर रही है, तो वो ममता जी को फायदा दो पहुंचाएगा। मैसेज हो सकते हैं। एक ये जो ममता बनर्जी कह रही है कि ईडी पॉलिटिकल वेंडेटा पर काम कर रही है, राजनीतिक विद्वेष की भावना से काम कर रही है, और दूसरा मैसेज वो भी पॉलिटिकल कहा जा सकता है कि भाई प्रतीक जैन के घर पर छापा पड़ा था, टीएमसी के दफ्तर पर थोड़ी ना। आप क्यों इतनी परेशान हो गई कि कमिश्नर के साथ वहां पर पहुंच गई। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है सर। बस मीनाक्षी, चाहे भारतीय ये ईडी कुछ भी करे जी, ममता बनर्जी तो आरोप लगाएंगी ही लगाएंगी, चाहे उनका व्यक्ति भ्रष्टाचार में भी लिप्त हो और उसके साक्ष्य भी हो जाएंगे, तब भी वो पॉलिटिकल वेंडेटा का, क्योंकि ये उनकी राजनीति को सूट करता है। अब बात दिल्ली तिहाड़ जेल से बाहर एक ऐसे वीडियो की जो आज चर्चा में है। साल 2020 के दिल्ली दंगों के 4 आरोपी आज जेल से रिहा हुए। उनका फूल मालाओं के साथ जबरदस्त स्वागत किया गया। दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने आरोपी शिफाउर रहमान, मिरान हैदर, मोहम्मद सलीम खान, गुलफिशा फातिमा की रिहाई के आदेश दिए थे। चारों आरोपियों को 2 लाख रुपए के जमानती बॉन्ड और 2 स्थानीय जमानतदार पेश करने के साथ ही रिहा करने का आदेश दिया। इसके अलावा भी कुछ शर्तें हैं। आपको बता दें कि साल 2020 में हुए दिल्ली दंगे में 53 लोग मारे गए और 700 से ज्यादा घायल हुए। मामले में नामजद 20 आरोपियों में से 2 अभी फरार हैं और बाकी 18 ने जमानत के लिए अर्जी दी थी। इन 18 आरोपियों में से 7 सलीम मलिक, शर्जिल इमाम, उमर खालिद, आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता ताहिर हुसैन, अतहर खान, तस्लीम अहमद और खालिद सैफी अभी भी जेल में हैं, लेकिन जो रिहा हो गए हैं उनकी तस्वीर आपके सामने है। फूल मालाओं के साथ इनका स्वागत हुआ है। सुमीर जी, बड़ा काम करके आए हैं, फूल मालाओं के साथ स्वागत हुआ है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिस तरीके से और जमानत देता सुप्रीम कोर्ट ने कितने रिस्ट्रिक्शंस लगाए और सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या टिप्पणी की जमानत देते हुए, मुझे लगता है ये भी ध्यान रखना चाहिए था। लेकिन ये उम्मीद थी कि जिस तरीके से इनको जमानत मिली और अगर उन दोनों को जमानत मिल जाती तो फिर कितना बड़ा जुलूस निकलता, रोड शो निकलता, कपिल सिब्बल आगे चलते, अभिषेक मनु सिंह भी चलते, कांग्रेस के तमाम बड़े नेता उसके अंदर शामिल होते हैं और उनका पूरा जुलूस निकाला जाता और किस तरीके से फिर सोशल मीडिया पर एक कहा जाता कि देखिए किस तरीके से इनके खिलाफ एक नैरेटिव बनाने की कोशिश गई थी और सुप्रीम कोर्ट ने आज इनको जमानत दी है। सुप्रीम कोर्ट का जब उनके बारे में जो आया है कि निष्कर्ष कि भाई इनको जमानत नहीं दी जा सकती क्योंकि ये सिर्फ प्रदर्शन करने के लिए इन्वॉल्व नहीं थे, इन्होंने वहाँ पर सुनियोजित षड्यंत्र लगना, लोगों को इकट्ठा करना और एक हिंसा की जो भूमिका होती है वो बनाने में भूमिका निभाई थी, इनका मंशा थी और इस आधार को देखते हुए उनको जमानत नहीं दी जा सकती। तो मुझे लग रहा है कि अब थोड़े उनके सुर ठंडे पड़े, लेकिन इन लोगों को जमानत दी गई है। ठीक है, अब सुप्रीम कोर्ट को लगा होगा कि अब इनके साथ नहीं है, लेकिन जो मेन कल्प्रिट थे, जो दो गुनहगार थे, जिन लोगों ने इस तरीके से वहां पर माहौल बनाया कि 50 से ज्यादा लोग मारे गए, पूरे दुनिया में देश की बदनामी हुई और उसके बाद वो जिस तरीके से लगातार हमलावर अख्तियार उनके सपोर्टर बाहर कर रहे थे सोशल मीडिया पे, सुप्रीम कोर्ट ने मुझे लगता है कि बहुत अच्छा एक अपना जो ऑब्जर्वेशन दिया है। बस एक बात सर इन तस्वीरों के साथ कहने की जरूरत है कि ये जमानत पर रिहा है, ये बेल हुआ है, ये जमानत पर है और बहुत रिस्ट्रिक्शंस लगे हुए, बहुत से सुप्रीम कोर्ट ने शर्तें लगाई है इनके साथ कि आपको जाना पड़ेगा, आप पासपोर्ट जब्त होगा, आपका बाहर नहीं जा पाओगे, शहर नहीं छोड़ पाओगे, तमाम तरीके शर्तें लगी है। इतनी शर्तें लगी है, बताता है कि सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देते हुए कितना ध्यान रखा है कि भाई इनको फ्रीली नहीं छोड़ा जा सकता। तो मुझे लगता है यह भी ध्यान रखना चाहिए कि आप जमानत पर किस तरीके से बाहर आए हो। अच्छा, एक तस्वीर और, क्योंकि बात दिल्ली दंगे की एक साजिश की हो रही है जिस पर केस अभी भी चल रहा है, ये जमानत पर सब बाहर हैं,
लेकिन मामला अभी भी चल रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ तुर्कमान गेट इलाके में जो अवैध अतिक्रमण हटाने के खिलाफ प्रशासन ने बुलडोजर चलाया तो वहां पर भी दंगा भड़काने वाली साजिश हुई। दिल्ली के तुर्कमान गेट इलाके में आज भी बुलडोजर चल रहा है। इस गेट के आसपास के प्रशासन के एक्शन की तस्वीरें आपके सामने है। लगातार सुबह से आप इंडिया टीवी पर देख रहे हैं। अवैध इमारतों को जमींदोज भी किया जा रहा है। बुलडोजर एक्शन में किसी भी तरीके की कोई दखल अंदाजी ना हो, इसके लिए भारी संख्या में दिल्ली पुलिस के जवान भी बुलडोजर कार्रवाई के बीच इलाके में मौजूद हैं। दिल्ली के तुर्कमान गेट इलाके में बुलडोजर एक्शन के बीच जो कुछ भी हुआ वो प्री प्लान्ड था। धीरे धीरे इसके सबूत सामने आ रहे हैं। 2 सबूत कल हमने आपके सामने रखे थे, आज कुछ और सबूत आपके सामने रखूंगी। तुर्कमान गेट इलाके से पत्थरबाजों का एक नया सीसीटीवी फुटेज आया है। इन तस्वीरों में एक गली में लोगों की भीड़ नजर आ रही है। भीड़ में धीरे धीरे और लोग शामिल होते जा रहे हैं। साथ ही भीड़ में शामिल कुछ लड़के लड़कों पर पत्थर उठाकर पुलिस टीम पर निशाना भी बनाते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तस्वीर की बात कर रही थी वो तस्वीर अब आपके सामने है। पुलिस अब इसी तस्वीर की मदद से पत्थरबाजों की तलाश कर रही है और जल्द ही एक एक पत्थरबाज भी सलाखों के पीछे होगा, ऐसी उम्मीद हम कर सकते हैं। 5 गिरफ्तार हुए हैं, कुछ और गिरफ्तारियां भी इसमें हो सकती हैं। अब चिंता की बात यह है कि हम ये पूछते हैं कि कौन है साजिशकर्ता, कौन कौन अफवाह फैला रहे थे, वहां उस वक्त कौन लोग मौजूद थे। तो एक तस्वीर ऐसी भी है। पुलिस का एक्शन मोड ऑन हो चुका है। एक एक पत्थरबाज, एक एक दंगाई वो तस्वीरों में कैद हुआ है। पुलिस ने 5 पत्थरबाजों को गिरफ्तार भी किया है। अब इनका नाम है मोहम्मद शहनवाज, मोहम्मद आरिफ, मोहम्मद काशिफ, मोहम्मद अदनान, मोहम्मद कैफ। दिल्ली पुलिस ने पथराव के वीडियो के आधार पर ही 30 पत्थरबाजों की पहचान और की है। और ये जो पत्थरबाज हैं उस वक्त वो वहां पर क्या कर रहे थे, व्हाट्सएप मैसेजेस पे कौन से वीडियो सर्कुलेट हो रहे थे, कैसे वहां पर नारे लग रहे थे, किस तरीके की वहां पर पत्थरबाजी के लिए भीड़ को उकसाया जाता था। प्रोफेसर साहब वो तस्वीरें भी जरा मैं आगे दिखाऊंगी। अच्छा, अभी टीम ये जानकारी दे रही है 5 गिरफ्तार थे, अब ये जो है संख्या 11 की हो गई है, 6 गिरफ्तारियां और हुई हैं। मुझे लगता है कि जिहाद के नारे लग रहे थे। 25 और ऐसे लोगों को चिन्हित किया गया है जिनकी गिरफ्तारियां मुझे आपको लगता है कि आज या कल के बीच में हो जानी चाहिए, क्योंकि पुलिस छापे मार रही है और वो बचे हुए जो 25 लोग हैं उनके बारे में भी पुलिस जो है वो सर्च ऑपरेशन कर रही है। दूसरी बात यह है कि देखिए, जब भी कहीं ऐसा होता है तो एक पैटर्न पाया जाता है कि कुछ लोकल होते हैं, कुछ बाहर होते हैं, साथ में मौलाना और नेता, और साथ में जिसको आप और हम सिविल सोसाइटी कहते हैं, वो सिविल सोसाइटी से भी अलग एक फ्रिंज एलिमेंट होता है। जो फ्रिंज एलिमेंट जो है उसका काम ही यही काम है। मुझे लगता है कि वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होगी पुलिस के लिए कि उनको आइडेंटिफाई करें कि वो कौन लोग थे जो सड़क पर आकर के, उसमें तो 2-3 लोग पकड़े गए हैं। एक का नाम तो सलमान है सर, वो वीडियो में दिखा देती हूं, वो जरा सबसे वो वीडियो दिखा दें। नहीं, उसका वीडियो बहुत वायरल हुआ है जी। सलमान का वीडियो बहुत वायरल हुआ है और ये इसी बारे में कर रहे हैं। इसका वीडियो वायरल, पुलिस ने इसको गिरफ्तार शायद कर लिया है। जब अगर समाजवादी पार्टी के, या खाली आप केवल एक पार्टी की ही बात क्यों कर रहे हैं, जब आप जनप्रतिनिधियों की बातें सुनेंगे तब आपको ज्यादा हैरानी होगी। मैं बात करती हूँ एफटी हसन की। एफटी हसन जब ये कहने लगे कि क्रिया की प्रतिक्रिया तो होगी ही, तब परेशानी खड़ी होती है। जब वो ये कहते हैं कि जैसा एक्शन लिया जाएगा, टारगेट किया जाएगा, तो फिर उसका रिएक्शन भी होगा। दंगाई थे, उन्होंने साजिश की, उसके बाद फिर वहां पर पुलिस ने उनके खिलाफ कार्रवाई की। अतिक्रमण था, अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर चलाया गया, ये तो खबर थी। दंगाइयों का इलाज भी हो रहा है। लेकिन एफटी हसन जब ये कहते हैं कि ये एक्शन का रिएक्शन हो रहा है, जब मस्जिदें और मदरसे गिराए जाएंगे तब तो ये होगा ही। ना मस्जिद गिरी, ना मदरसा गिरा, तो जनता क्यों आ गई थी सड़क पर, हालात हाथ से बाहर क्यों हो गए थे, और अब ये मौके पर चौका लगाने की कोशिश एफटी हसन क्यों कर रहे हैं, ये सवाल तो पूछा जाएगा ही। एफटी हसन का जरा बयान आप सुना दें, और मोइबुल्लाह नदवी क्या कह रहे हैं वो भी फिर हम दर्शकों को बताएंगे। अगर इस तरह की कार्रवाई होगी तो एक्शन का रिएक्शन तो हो गई, कब तक लोग बर्दाश्त करें, कब तक इस तरह से गिराई जाएंगी मस्जिदें और मदरसे और बाकी चीजें। क्या कल को जामा मस्जिद दिल्ली का भी कोई प्रमाण तो है नहीं, कोई उनकी प्रॉपर्टी का कोई लिखित आधार तो है नहीं।
वो भी अवैध होगी, उसका कोई नक्शा पास नहीं है वो भी अवैध होगी। कल को ये जामा मस्जिद दिल्ली शाही मस्जिद को भी गिराने पहुंच जाए तो क्या इनसे क्या भरोसा है। मुस्लिम दुश्मनी में इन्होंने सारी हदें पार कर दी। देखिए अगर जनता सड़कों पर उतर आई तो हालात बहुत काबू से बाहर हो जाएंगे। हालात काबू से बाहर हो नहीं जाएंगे, हालात काबू से बाहर हो रहे हैं। हर्षवर्धन जी, ये जो भी साजिश थी वो सुनियोजित साजिश थी। अब आप उसमें एक्शन का रिएक्शन अगर बोलते हैं तो इसका क्या मतलब निकाला जाए? नहीं, कौन सा एक्शन हुआ जिसके रिएक्शन की बात ये लोग कर रहे हैं? क्या अतिक्रमण गिराने के लिए सरकारी एजेंसियों का कहीं जाना ये कोई ऐसा एक्शन है जिसका रिएक्शन होगा? तब तो फिर वही उसी तरफ जा रहे हैं ना कि बुरहान वानी जैसा आतंकवादी वो मारा जाता है और पूरा कश्मीर जला दिया जाता है, महीने भर तक दंगे होते रहते हैं और ये उमर खालिद कहता है कि मैं बुरहान वानी से प्रेरणा लेता हूं। तो इस एक्शन के रिएक्शन की बात कर रहे हैं। एसटी हसन या दूसरे जो लोग बोल रहे हैं, क्या वो ये चाहते हैं कि इस देश का मुसलमान इस देश की मुख्य धारा से पूरी तरह से कट जाए? जैसे उनको बस्तियों में, जैसे उनको शरिया के कानून में, जैसे महिलाओं को हिजाब के भीतर, जैसे पुरुषों को ढेर सारी ऐसी चीजों बांध कर रखा है, क्या ऐसे ही देश में बांध कर रखना चाहते हैं? क्या मुख्य धारा से पूरी तरह से वो काट देना चाहते हैं? क्या मुसलमानों को सिर्फ और सिर्फ हाथ में पत्थर या फिर वो कहीं जाकर फट जाए इस तरह से देखना चाहते हैं? किस एक्शन की रिएक्शन की बात कर रहे हैं? और भारत में जहां आपके पास संविधान है, कानून है, अदालत है, जहां हर चीज के लिए रेमेडी है, वहां आप इस तरह की बात करते हैं तो लगता है कि देश को आप आग में झोंकना चाहते हैं। खतरनाक डिजाइन है और उस डिजाइन को निश्चित तौर पर कानूनी दायरे में ध्वस्त करना बेहद जरूरी है। इसमें मोहिबुल्लाह नदवी की भी बात होनी चाहिए। उनसे भी जब पूछताछ हुई तो उन्होंने ये कहा कि भाई वहां पर हमें बुलाया गया था तो इसलिए हम पहुंचे थे, लेकिन ये पत्थरबाज कहां से आए, इसमें किसका क्या रोल है, इस बारे में हमें नहीं पता। उन्होंने सीधा सीधा अपना पल्ला झाड़ लिया। उन्होंने कहा कि भाई वो वहां पर पहुंचे थे क्योंकि उन्हें बुलाया गया था और फिर जो तस्वीरें हैं वो तो दुनिया ने देखी ही। अब ना मस्जिद टूटी, ना कोई परेशानी हुई, उसके बावजूद एक्शन का रिएक्शन अगर बोला जाए, जामा मस्जिद तक की बात को घसीट के लाया जाए, भाई अतिक्रमण होगा तो टूटेगा और अतिक्रमण होगा अगर मस्जिद भी अतिक्रमण से बनी है, अगर मंदिर भी अतिक्रमण से बना है, अगर कोई लाइब्रेरी भी अतिक्रमण से बनी है तो अतिक्रमण ही है ना, वो क्यों नहीं ध्वस्त होना चाहिए? अतिक्रमण को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट बड़ी सख्त है। दिल्ली हाईकोर्ट ने एमसीडी को 2 महीने के अंदर अतिक्रमण का सर्वे करने का आदेश दिया है। साथ ही अतिक्रमण को हटाने का भी निर्देश दिया गया है। आपको बता दें कि जामा मस्जिद तक जाने वाली सड़क और यहां तक कि जामा मस्जिद की सीढ़ियों तक पर अतिक्रमण ही अतिक्रमण है। यहां तक कि देश के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब के मजार के पास भी कब्जेदारियों का ही तो कब्जा है। ये तस्वीरें भी हैं सर, कब्जा तो है, जगह जगह कब्जा है। अब फिर इसे एक्शन का रिएक्शन कह देंगे अगर यहाँ पे अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई होगी तो। कल भी हमने जिक्र किया था मीनाक्षी जी कि ये जो पत्थरबाज हैं उनको पकड़ना तो आसान काम है, वो तो बॉडी कैम से या कैमरा से पकड़ लेंगे, लेकिन ये लोग कल्प्रिट नहीं है ना, रियल कल्प्रिट नहीं। मतलब पत्थरबाजी का मामला है, जो रियल कल्प्रिट हैं उनको क्यों नहीं पकड़ती पुलिस, जो कॉन्स्पिरेटर है। मैं इसमें कश्मीर को याद करता हूँ। आपको याद हो कि कश्मीर में पत्थरबाजी की घटनाएं बहुत होती थी, लेकिन ये सरकार आने के बाद पत्थरबाजी की घटनाएं क्यों बंद हो गई? क्या वो लड़के चले गए? नहीं, जो पत्थरबाजी के लिए उनको उकसा रहे थे उन लोगों पर सरकार ने धरपकड़ की, उनको पकड़ लिया। जहां से फंड जनरेट हो रहा था, जहां से फंड जनरेट हो रहा है, जो उकसा रहे हैं, जो सारी बातें कर रहे हैं, जो प्लान कर रहे हैं, और वो लोग तो कैमरा पर नहीं आते ना। मैं बार बार ये कह रहा हूं कि कैमरा, इनको पकड़ने में कुछ नहीं है, इनको पकड़ लो, पिटाई कर दो, जो भी होगा, इनके गैर जमानती अपराध है, जो भी हो जाएगा। लेकिन जो लोग कर रहे हैं उनको क्यों नहीं पकड़ रहे? एसटी हसन साहब का भी आपने बयान दिखाया, वो संभल में भी ऐसे ही बोल रहे थे, और हर 6 महीने में एसटी हसन साहब का कोई ना कोई ऐसा बयान आ ही जाता है हर मसले पर। क्या किया है पुलिस ने? मतलब कोई, मैं दिल्ली पुलिस या सरकार की बात कर रहा हूँ, कहीं पर भी रहते हो एसटी हसन साहब, यूपी में रहते हो, दिल्ली में रहते हो, बैंगलोर में रहते हो, तो उनके खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई होती? या जो जैसे प्रोफेसर साहब ने कहा कि जो मौलाना वहां पर अंदर हैं, जो कैमरे की जद से बाहर हैं, वो पुलिस की जद में क्यों नहीं है? ये है मूल सवाल। और जब तक उनको नहीं पकड़ेंगे, जब तक उनकी ये तो बहुत आसान काम है ना, कैमरे पर आ गए, 4 लोगों को पकड़ लिया, वो लोग तो ठीक है, तब तक केवल एक हलचल और एक खलबली सी होगी। प्रोफेसर, जो पत्थरबाजी घटना, बड़ा मजेदार एक छोटा सा एनेक्डोट बता रही हूँ, दर्शकों को भी अच्छा लगेगा। मैं जम्मू एंड कश्मीर एक पेपर पढ़ाता हूँ और मैंने ही डिजाइन किया था उस पेपर को, पॉलिटिक्स एंड कॉन्फ्लिक्ट्स इन जम्मू एंड कश्मीर। एक लड़का कश्मीर का था जो पत्थरबाजी में शामिल था, और वो
हट करके मुख्य धारा में आ गया था। एक दिन क्लास के पीछे पीछे जो नॉर्मली होता है क्लास खत्म करते जी। हैं तो विद्यार्थी उसमें से कुछ आपके पीछे पीछे आपके चैम्बर तक आ जाते हैं। तो हमने कहा तुम कश्मीर से हो ना? बोला हाँ सर। सर मैं पत्थरबाजियों में भी शामिल था। बड़ा खुल करके बोला। फिर मैंने पूछा कि अच्छा एक बात बताओ, पत्थरबाजी करते कैसे थे, क्या होता था जो पत्थरबाजी? ने कहा कि सर एक हमारे मोबाइल पर फ्लैश होता था कि एक मुस्लिम लड़की को इंडियन आर्मी ने रेप कर दिया है। तो हम पूछे कि अच्छा तुम लोगों इसका कंफर्मेशन वगैरह नहीं करते थे? बोला सर कंफर्मेशन के लिए वक्त कहाँ है, एक फ्लैश हुआ, न्यूज फ्लैश होता, पाकिस्तान से होता है, कहाँ से होता है, वो हमारे यहाँ समूचे जगह पर फैल जाता है और यंग लोग अपनी अपनी घरों से इसलिए निकल जाते हैं क्योंकि उनको लगता है कि मुसलमानों के साथ मुसलमानों को ये किया जा रहा है। यहाँ पर भी यही हुआ, यहाँ पर भी वही हुआ। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि उन लोगों को क्यों नहीं पकड़ रहे जो कैमरे की जज से बाहर हैं और वो पुलिस की भी जज से बाहर है। और इसमें यदि धरपकड़ होगी तो इसमें मौलाना ही पकड़े जाएंगे। अब सर कौन पकड़ा जाता है ये तो आगे दिल्ली पुलिस बताएगी, दिखाएगी और कॉन्फ्रेंस भी करेगी। लेकिन उत्तर प्रदेश में साल 2027 में चूंकि विधानसभा चुनाव होने हैं और उससे पहले उत्तर प्रदेश में एफआईआर को लेकर जो ड्राफ्ट लिस्ट आई है उससे कई सारे लोगों की चिंताएं बढ़ी हैं। 2,89,00,000 वोटर्स के नाम कटे हैं जो कुल वोटर्स का 18.70% है। इसे लेकर उत्तर प्रदेश की सियासत में खलबली है। सत्ताधारी पार्टी बीजेपी की नींद उड़ी हुई है। ड्राफ्ट लिस्ट जारी होने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने मोर्चा संभाल लिया है। बीजेपी कार्यकर्ताओं को अब वोटर्स के नाम जुड़वाने का टास्क दिया गया है। बीजेपी ने हर कार्यकर्ता को मिशन 200 का टास्क सौंपा है, यानी कि हर पोलिंग बूथ पर कम से कम 200 नए वोटर्स जोड़ने का लक्ष्य तय किया गया है। तो ये वोटर जोड़ो अभियान के तौर पर अब आपको करना पड़ेगा। कहाँ ये कहानी शुरू हुई थी कि बीजेपी की सरकार बनाने के लिए ये नई सूची तैयार हो रही है, अखिलेश यादव यही आरोप लगा रहे थे। लेकिन जो पहली ड्राफ्ट लिस्ट आई है वो ये बता रही है कि भाई बहुत से नाम कट गए हैं, शहरी क्षेत्रों में नाम कट गए हैं हर्षवर्धन जी। तो अब मीटिंग जो है बीजेपी को लेनी पड़ रही है। कहा कि भाई मिशन 200 पे लग जाइए, वोट जोड़िए। नहीं, अब कहा जाता है ना कि देर आए दुरुस्त आए, तो पता नहीं दुरुस्त आए कि नहीं आए। भाजपा वाले देर तो बहुत आए। मतलब मुझे तो बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि नए अध्यक्ष आएंगे पंकज चौधरी, वो फिर अभियान चलाएंगे, तो अभी तक क्या हो रहा था? और जब आपकी पूरी सरकार है फिर भी अगर आप ये नहीं कर पा रहे हैं तो फिर तो ये बड़ा विचित्र है। फिर तो आप ये नहीं कह सकते ना, फिर तो ये वही हाल हो गया कि जैसे बिहार में तेजस्वी यादव और राहुल गांधी बाद में कह रहे थे कि नाम कट गए, ये हो गया वो हो गया। अरे भाई नाम कट क्या गए? जो भी प्रोसेस है वो तो आपके सामने हो रहा है ना। आप पॉलिटिकल पार्टी हैं, आप सत्ताधारी पार्टी हैं, इतना बड़ा आपका बेस है। आपके लोग अगर अपने वोटरों को पहचान कर उनका नाम भी नहीं जुड़वा पाए, उनका नाम नहीं बचा पाए, तो फिर तो ये शर्मसार करने वाला है। हर्षवर्धन जी, इनके एमएलए, इनके पार्षद नशे में चूर हैं। ये पहले होता था कि घर घर तक चिट बांटा जाता था, जब इलेक्शन होता था तो आप पर्चियां जाती सर, अभी भी वो काम सिर्फ संघ के लोग कर रहे हैं। संघ के लोग कर रहे हैं। अभी भी वो काम सिर्फ संघ के लोग कर रहे हैं। बीजेपी के हम तो अपनी संगठन की कमजोरी है, सरकार की कमजोरी है, दोनों की कमजोरी, दोनों की कमी है। भारतीय जनता पार्टी के संगठन बैठा हुआ है। मैं फिर ये कह रहा हूं, बहुत जोर से कह रहा हूं इस बात को लेकर के। हमारा विधायक साहिबाबाद का ये बताइए दर्शन नहीं देता है भाई। जब आपका चूंकि वो अध्यक्ष चलेगा, चूंकि सबसे ज्यादा वोट से जीते हैं, सबसे ज्यादा वोट मैं बता तो रहा हूं। चूंकि संघ के स्वयंसेवक जाकर के वो तो बेचारे करें क्या, वोट देना ही है। लेकिन पर्ची गई है नहीं गई है, भारतीय जनता पार्टी वालों को इसको कोई लेना देना नहीं है। उसके बारे में सोचने की वो कोई चिंता नहीं करते हैं। संघ के स्वयंसेवक जाकर के चिंता करते हैं, शाखा पर जाकर के लोगों को ये करते हैं। सोचने की आवश्यकता है। मंत्री साहब बन करके बैठे हुए हैं, गलीचे पर बैठे हुए हैं, सत्ता की अयासी आ गई है। वो सड़क पर और धूल फांकते हुए थोड़े कार्यकर्ताओं के पास जाकर के उनकी चिंता थोड़े करने के लिए बैठे हुए मंत्री बने हुए। बात होगी तेल वाले खेल की, और इस तेल को लेकर जितना भी झमेला चल रहा है अंतर्राष्ट्रीय जगत में, वेनेजुएला के तेल को लेकर महायुद्ध का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। अमेरिका ने रूस का तेल टैंकर पकड़कर पुतिन को खुली चुनौती दे दी। अमेरिका ने वेनेजुएला से तेल लेकर लौट रहे 2 ऑयल टैंकर्स को जब्त कर लिया। तेल वेनेजुएला का तो बेचेगा तो रूस कैसे? इसे तो डोनाल्ड ट्रंप ही बेचेंगे, इसे तो डोनाल्ड ट्रंप के अख्तियार में होना चाहिए, इसलिए उन्होंने अपने सारे फौजी उतार दिए वहीं पर। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं
और ये नाइट विजन कैमरे की भी जो तस्वीरें हैं वो भी आप देख रहे हैं। एक रूस का जहाज मैरिनेरा है जबकि दूसरे का नाम सोफिया है। अमेरिका ने रूसी झंडे वाला तेल टैंकर मैरिनेरा को उत्तरी अटलांटिक में जब्त किया जबकि दूसरा जहाज सोफिया कैरेबियन सी में पकड़ा गया। रूस ने अपने जहाज की सुरक्षा के लिए वेनेजुएला की तरफ सबमरीन और नेवी के दूसरे शिप भी भेजे थे, लेकिन कोई सुरक्षा काम नहीं आई। वो ऑयल टैंकर को बचाने में कामयाब नहीं हो पाए। रूस ने अपने तेल टैंकर्स की हिफाजत के लिए वेनेजुएला की तरफ परमाणु पनडुब्बी भेजी। अमेरिका की इस हरकत से रूस बड़ा भड़का हुआ है। रूसी सांसद ने कहा कि अमेरिका खुद को सभी कानूनों से क्या ऊपर समझ रहा है। अगर वो बाज नहीं आया तो इसका जवाब सैन्य स्तर पर दिया जाएगा। तो कब देंगे वो जवाब? क्या वो समय आ गया है? वो ये कह रहे हैं कि अमेरिका के युद्धपोत को डुबोकर फिर वो सबक सिखाएंगे, लेकिन वहीं दूसरी तरफ अमेरिका है, वो ये कह रहा है कि आप भाग सकते हैं लेकिन छिप नहीं सकते। तो जरा कुछ बयानात आप सुन लें, फिर करेंगे चर्चा। I believe you're referring to the Bella 1 tanker that was seized this morning. The Department of Justice and the Department of Homeland Security, in coordination with the Department of War, did announce that seizure this morning for violations of U.S. sanctions. I've spoken about the enforcement of our sanctions policy at the podium prior to the new year, and this administration is going to fully enforce the sanction policy of the United States. The vessel this morning was seized in the North Atlantic pursuant to a warrant issued by a U.S. federal court after being tracked. And this was a Venezuelan shadow fleet vessel that has transported sanctioned oil. And the United States of America, under this president, is not going to tolerate that. I would also just add the vessel had a judicial seizure order in the crew. So that means the crew is now subject to prosecution for any applicable violation of federal law. And they will be brought to the United States for such prosecution if necessary. अब आप चाहे उत्तरी सागर कहें, चाहे काला सागर कहें, चाहे बाल्टिक सागर करें, वहां पर भी तो अब रूसी सेना की नजर होगी कि अमेरिकन फ्लैग वाले जहाज जहां दिखे फिर वो भी अपना एक्शन ले। वो ये कह रहे हैं ना कि हम उनके युद्धपोत भी डुबो कर रहेंगे। तो ये हम लगातार पिछले कुछ दिनों से देख ही रहे हैं कि ये जो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस है, शायद इस जस्टिस जैसे डिपार्टमेंट का कोई नाम रह नहीं गया है। प्रोफेसर साहब, कोल्ड वॉर नहीं है, ये तो आर पार वाली स्थिति पैदा हो गई है। नहीं, अभी जो कुछ किया है अमेरिका ने, जिसको कहते हैं कि आ बैल मारने वाले, अभी तो यहाँ पर आपने कर दिया, लेकिन जहाँ पर रूस का दबदबा है वहाँ पर आप कैसे काम करेंगे? कास्पियन सी में आप क्या करेंगे? बाल्टिक रीजन में आप क्या करेंगे? यदि अमेरिका और ये चाइना और ये सारे मिल गए तो फिर रेड सी में वही बवाल मचेगा। आपके टैंकर घूमते हैं। मुझे लगता है कि एक होता है ना कई बार कि आप पॉलिटिकल पार्टी जब काम करती थी ना तो एक दूसरे की गलतियों को पहले छोड़ दिया जाता था। अब वो स्थिति नहीं रह गई है। ये वही स्थिति आ गई है कि अब आप सीधा रूस को आपने चैलेंज कर दिया है। एक ढंग से ये भी कहें कि बहुत दिनों से ये चर्चा चल रही थी कि भाई ट्रंप जो है वो पुतिन से हाथ मिला लिए हैं, पुतिन के गोद में जाकर के बैठ गए हैं। ये नाटो और यूरोपियन यूनियन के लोग कह रहे थे और कह रहे थे कि अब हम लोगों को ट्रंप से इतर अपनी सुरक्षा व्यवस्था का हम लोगों को इंतजाम करना चाहिए, क्योंकि ट्रंप पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। ट्रंप जो है वो पुतिन के साथ खड़े हो गए हैं। तो जो पुराना जो एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप यूरोप के साथ था वो शायद खत्म हो गया है। वो एक नया समीकरण जो है वो ट्रंप बनाने जा रहे हैं। इससे क्या होगा कि रसिया और अमेरिका के बीच में तनाव होगा, और यदि वो टैंकर नहीं छोड़ते हुए तो रसिया के जिसको हम कहते हैं ना सार्वभौमिकता और उसकी संप्रभुता को ये सीधी चुनौती है। वो ऑयल टैंकर कोई अमेरिकन टेरिटरी से होकर के गुजर नहीं रहा था, उसको इंटरनेशनल वाटर कहते हैं, और इंटरनेशनल वाटर में इंडिया का भी जहाज जा सकता था। अभी आपने हाल में देखा होगा कि भारत के जहाज को टर्की ने इंटरसेप्ट कर दिया था, तो भारत ने अपनी नेवल फ्लीट को भेज दिया वहां पे कि भाई तुम यदि ये करोगे तो हम अब इतना ताकतवर हो गए हैं कि वहां तक हम अपने नेवल फ्लीट को भेजेंगे। और फाइनली टर्की को बैकआउट करना पड़ा। और ये हुआ कहां? यहां से हजारों हजार मील दूर भूमध्य सागर में, मेडिटेरेनियन सी में हुआ। तो कल जाकर के यही बात रसिया कर सकता है। ऐसा नहीं है कि रसिया की नेवी बहुत ताकतवर नेवी है। दुनिया में जो सेकंड पावरफुल नेवी माना जाता है वो रसिया की नेवी मानी जाती है। ऐसी स्थिति में
रसिया और अमेरिका के बीच तो में फिर सर टकराव सवाल बढ़ने ये की है- संभावना है, संभावना बशर्ते पे ही कि हम दोनों चर्चा कर टेबल पर रहे नहीं हैं। आ जाते हैं। लेकिन इसमें ब्रिटेन क्यों समर्थन दे रहा है अमेरिका को? अमेरिका के इस एक्शन का ब्रिटेन ने समर्थन किया है। ब्रिटेन के रक्षा मंत्री ने कहा है कि रूसी टैंकर को जब्त करने में उन्होंने अमेरिका की मदद की है। हेले ने कहा कि वह अपने देश की सुरक्षा, अर्थव्यवस्था और दुनिया में स्थिरता बनाए रखने के लिए ऐसे कामों के खिलाफ कार्रवाई जारी रखेंगे। दुनिया में कौन सी स्थिरता आ रही है? कौन सी स्थिरता डोनाल्ड ट्रंप लेकर आ गए हैं? लेकिन ब्रिटेन ये कह रहा है। उधर अमेरिका के इस एक्शन पर चीन भड़का हुआ है। चीन ने अमेरिका की इस कार्रवाई की निंदा की है। चीनी विदेशी मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि वेनेजुएला के तेल क्षेत्र पर अमेरिका का प्रतिबंध पूरी तरह से अवैध है। अमेरिका लंबे समय से वेनेजुएला के तेल क्षेत्र पर अवैध और एक तरफा प्रतिबंध लगाता रहा है। उसने वेनेजुएला के खिलाफ सैन्य बल का भी इस्तेमाल किया है, जिससे देश की आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था को गंभीर नुकसान पहुंचा है और वैश्विक आपूर्ति व औद्योगिक श्रृंखलाओं की स्थिरता को खतरा पैदा हुआ है। चीन ने अमेरिका के इस कदम की निंदा की है। मैं जोर देकर कहना चाहती हूँ कि चीन और वेनेजुएला के बीच सहयोग दो संप्रभु देशों के बीच है। ये सहयोग अंतर्राष्ट्रीय कानून और दोनों देशों के घरेलू कानूनों के तहत पूरी तरह वैध और सुरक्षित है। ये जो डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं, चीन और रूस तो उसकी खिलाफत करेगा ही, क्योंकि ये तो है ही प्रतिद्वंदी। ब्रिटेन के स्टैंड को लेकर थोड़ी चिंताएं हैं। विजय जी, ब्रिटेन ये कह रहा है कि अमेरिका दुनिया में स्थिरता लाने के लिए जो कर सकता है वो ठीक है। तो कौन सी स्थिरता आ गई है जो जॉन हिली कह रहे हैं? नहीं, दोनों जो बातें उन्होंने कही, एक तो कोई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस तरह का कोई गड़बड़ी रूस ने नहीं की। वो वेनेजुएला में जा रहे थे, इंटरनेशनल वाटर था, और वेनेजुएला पर अभी तो उन्होंने केवल माथुरों को पकड़ा है ना, कोई अमेरिका का कब्जा तो हो नहीं क्या। यदि वो ये भी समझते कि अमेरिका का कब्जा हो गया है तो फिर उस पर कोई काम करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। लेकिन ये शुद्ध दादागिरी है। अब इसको रोजाना क्या कहेंगे आप कि ट्रंप साहब की जो गुंडागर्दी है, दादागिरी है, जो भी शब्द मुझे नहीं आते इतने डिप्लोमेटिक शब्द, लेकिन ये दादागिरी जिस तरह से चल रही है वो एक खतरनाक मोड़ पर पहुंच रही है। और रूस के साथ इस तरह का व्यवहार जो है ना, रूस कोई कमज़ोर देश में से नहीं है। नेवल के, जहाँ तक अभी नेवल पावर की बात प्रोफेसर साहब कर रहे थे, अभी तो कुछ 1 महीना भी नहीं हुआ जब उन्होंने न्यूक्लियर हेड मिसाइल जो है उसमें पनडुब्बी में लगाई है, जिसको लेकर अमेरिका ट्रंप साहब बहुत नाराज़ हुए थे। तो उसकी पावर को ऐसे समझना, और यदि मान लीजिए जो क्या नाम था उनका, एसटी हसन साहब जी, एसटी हसन साहब को एक्शन का रिएक्शन रूस ने कर दिया, तो कहाँ पर ये स्थिति पहुँचेगी, मुश्किल है। ब्रिटेन की भूमिका तो क्या समझे, अभी तो वो नाटो में यूक्रेन के साथ खड़े हुए वहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, तो उस तरह से उनकी ज़रूरत भी बनती है कि वहाँ पर वो अमेरिका के लिए खड़े रहें। किस तरह से बात कर रहे हैं वो तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर डिप्लोमेसी में अलग अलग लेवल पर बात चलती है। वो अमेरिका के साथ खड़े हुए हैं तो अमेरिका के साथ उनको दिखना है, लेकिन रूस के साथ ही जिस तरह से किया है ये बहुत शांति से गुजरने वाला नहीं है। ये चेतावनी भरा समझिए, और रशिया क्या एक्शन लेगा क्या नहीं लेगा जल्दी आपको पता चलेगा कि वो इतनी आसानी से इसको मानने वाला नहीं है। नहीं, उनकी भी तो फ्लीट थी ही, वो चाहते तो सुरक्षित कर सकते थे, लेकिन क्या ऐसा भी है कि वो खुद एकदम अभी डायरेक्ट किसी भी वॉर में नहीं जाना चाहते? वो यूक्रेन की वजह से, लेकिन बदला तो वो लेंगे, चुप तो वो बैठेंगे नहीं। वेनेजुएला में जो अमेरिकी स्ट्राइक हुई है उसी से जुड़ी हुई एक और बड़ी जानकारी आपको दे दें। अमेरिकी हमले में वेनेजुएला में मारे गए लोगों का आंकड़ा पहली बार सामने आया है। अमेरिकी स्ट्राइक में करीब 100 लोगों की जानें गई हैं, 23 जवान मारे गए हैं। इसके साथ ही क्यूबा के सैनिक और खुफिया अधिकारियों की भी हमले में मौत हुई है। सरकार ने इस हमले में मारे गए सेना के जवानों के लिए 1 हफ्ते का शोक का ऐलान किया है, जबकि ट्रंप ने यह दावा किया था कि स्ट्राइक में किसी की जान गई ही नहीं। लेकिन जहां पर इतना बड़ा धमाका हो जाए वहां पर एक शख्स की जान ना जाए, ये तो मुमकिन ही नहीं, ये संभव ही नहीं। तो अब जो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं, हालांकि उनके कहे कि क्या विश्वसनीयता है, जो जब मन चाहे फ्रांस के राष्ट्राध्यक्ष की मिमिक्री करने लगे, जब चाहे वो कुछ कहें फिर अगले ही दिन वो अपनी बात से पलट जाएं। तो यहाँ पर वो भले ही कहते रहे कि एक व्यक्ति की जान नहीं गई, 100 लोगों ने अपनी जान गंवाई। और इसमें चलिए सैनिक तो जान गंवाते ही हैं किसी भी जंग में, लेकिन सिविलियंस की भी जान गई है। जो आंकड़ा है वो तो यही कह रहा है। अब डोनाल्ड ट्रंप ऐसी स्थिरता लाना चाहते हैं, हर्षवर्धन जी, ऐसी शांति लेकर आएंगे। डोनाल्ड ट्रंप दुनिया के लिए खतरा बन गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला में जो किया उसके बाद उनके मुंह में खून लग गया है।
और डोनाल्ड ट्रंप ने उसके बाद क्या क्या किया है इसको देखना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले 24 घंटे में जो किया है उसकी चर्चा करनी चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप ने रशियन फ्लैग लगे टैंकर को ही नहीं पकड़ा है, बाकायदा उनकी जो एयरफोर्स की जो कमांडो फोर्स है वो उस पर लैंड करती है। एक होता है कि आप उसको घेर कर आप कहते हैं कि भाई ये तेल हम नहीं जाने देंगे, हम इसको ब्लॉकेट करते हैं, उसके बहुत से तरीके, लेकिन उनकी एयरफोर्स के कमांडो उस पर लैंड करते हैं, जो लोग उस टैंकर पे थे उनको पकड़ते हैं और संदेश भिजवाते हैं कि इसको लेकर आप यहां नहीं जा सकते। वो क्लेम कर रहे हैं कि जितना भी अब वेनेजुएला में रशिया वो ऑयल एक्सट्रैक्ट होगा उसको सिर्फ और सिर्फ अमेरिकी कंपनियां तय करेंगी। अभी एक यूएस सेनेटर ने एक बात कही है और मुझे लगता है कि वो दुनिया को सुननी चाहिए। यूएस सेनेटर ने कहा, जो यूएस सेनेट नहीं जानती, जो अमेरिका के लोग नहीं जानते, जो व्हाइट हाउस नहीं जानता, वो वेनेजुएला में काम कर रही अमेरिकी तेल कंपनियां जानती हैं। इसका मतलब आप समझिए, इसका मतलब वेनेजुएला को तेल के लिए जो कब्जा किया गया है वहां अमेरिकी कंपनियों ने वो काम शुरू कर दिया। फिर ट्रंप क्या करते हैं, ट्रंप कहते हैं अब सिर्फ और सिर्फ मेड इन अमेरिका प्रोडक्ट वेनेजुएला के लोग इस्तेमाल करेंगे, यानी तेल उनका वो पैसा जो आएगा वो डॉलर अमेरिका इस्तेमाल करेगा, जो बचेगा वेनेजुएला को देगा और वेनेजुएला के लोगों से कहेगा तुमको जो खरीदना भी है वो अमेरिका को दो, यानी फिर डॉलर उनके पास चला जाएगा। उसके बाद ट्रंप क्या करते हैं, ट्रंप 66 इंस्टीट्यूशंस 35 और 31 यूएन और नॉन यूएन एंटिटीज से वो अपने आप को विड्रॉ कर लेते हैं। उसमें भारत का इंटरनेशनल जो सोलर अलायंस है वो भी शामिल है, यानी 66 ऐसी संस्थाएं जो दुनिया भर में क्लाइमेट हो, दूसरे ऐसे मसले हो, ट्रेड हो, सोसाइटी हो, अलग अलग राइट्स हो, उनको लेकर जो काम करती है उन सब से ट्रंप अपने आप को बाहर कर लेते हैं। डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, ये सारा का सारा जो समूह है उन्होंने एक ज्वाइंट अपनी एक रिलीज जारी की और कहा कि अगर कुछ गड़बड़ हुई तो इसके जिम्मेदार अब सिर्फ और सिर्फ अमेरिका होंगे। और ये सब कौन लोग हैं, ये नेटो के परमानेंट एलाई हैं, यानी 1949 के बाद जिन देशों को शुरुआत में शामिल किया गया उसमें ही शामिल है। ब्रिटेन अकेला देश है जो अमेरिका के साथ पिछलग्गू की तरह घूम रहा है, यह बात भी कहना बहुत जरूरी। वो पिछलग्गू की तरह घूम रहा है क्योंकि उसकी रीढ़ नहीं रह गई, उसका देश खत्म हो चुका है, उसकी कोई पॉलिसी नहीं। ट्रंप क्या नेटो को ध्वस्त करने जा रहे हैं, क्योंकि डेनमार्क के मंत्री ने एक बयान दिया है कि हमने साफ कह दिया है इधर आंख उठाई तो पहले हम गोली चलाएंगे फिर हम सवाल पूछेंगे। इतनी कड़ाई से तो न तो रशिया बोल पाया न चाइना बोल पाया, डेनमार्क के मंत्री ने यह बात कही। और मैं फिर कह रहा हूं, ट्रंप की जो दादागिरी है कि 57,000 लोग हैं, $1 मिलियन दे देंगे, खरीद लेंगे, हमारे अलावा कोई कुछ नहीं होगा, ये ट्रंप बहुत खतरनाक हो गया दुनिया के लिए, इनको जाना चाहिए। कई बार हर्षवर्धन जी, हाथी की सूंड और हाथी को तंग करने के लिए एक चींटी भी काफी होती है। तो ये डोनाल्ड ट्रंप को जो है इस मुगालते में नहीं रहना चाहिए कि सब चुप होके बस उनकी दादागिरी सुनते रहेंगे। और अभी जो मुश्किल क्या है ना, ट्रंप सोचते हैं कि चाइना इतना बड़ा हो गया हम उसको अपने कार्यकाल में ठीक कर देंगे। अरे भाई, उसने लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी पे काम किया। जब आप ब्याज पर, डॉलर के बीच में कमीशन खोरी पर, पेट्रोल पर, डिफेंस पर, उस पर जब आप काम कर रहे थे तो उस वक्त चाइना ने जितनी एडवांस टेक्नोलॉजी थी उस पर काम किया, पावर से लेके, एआई से लेके, डिस्ट्रीब्यूशन से लेके, सप्लाई चेन से लेके। आप कहां खड़े हुए थे? आप तो उस सेठ की तरह थे जिसके घर में इतना पैसा लेकिन अभी भी तो चीन से वो डायरेक्ट लड़ नहीं पा रहा है ना, क्योंकि वो जानता है कि चीन का भी रेयर अर्थ मिनरल उसको चाहिए, तो वो डायरेक्ट नहीं लड़ाई कर सकता। सर, एक बस खबर, क्योंकि जो हर्षवर्धन जी ने कहा वो थोड़ा डिटेल में दर्शकों तक पहुंच जानी चाहिए। ये जो टैरिफ धमकियों के बीच अमेरिका ने 66 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और समझौतों से खुद को अलग कर लिया है। ट्रंप ने एक मेमोरेंडम पर साइन करते हुए कहा कि ये अमेरिका के हितों के खिलाफ काम करते हैं। व्हाइट हाउस ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस समेत 66 समझौतों को अमेरिका विरोधी, बेकार और फिजूल खर्ची वाला बताया है। व्हाइट हाउस की तरफ से जारी इस बयान में कहा गया कि ये संगठन कट्टरपंथी, सोचिए, कट्टरपंथी जलवायु नीतियों, ग्लोबल गवर्नेंस को बढ़ावा देते हैं जो अमेरिकी संप्रभुता और आर्थिक ताकत के खिलाफ हैं, और संगठन से बाहर निकलने का मकसद अमेरिकी फंडिंग को रोकना है और संसाधनों को और मजबूत करना है। अमेरिका अब केवल उन्हीं संगठनों से जुड़ेगा जो सीधे तौर पर उसके राष्ट्रीय हितों की रक्षा करता हो। आई, मी, माई सेल्फ, अमेरिका, वन एंड ओनली, वो यही चाहते हैं। WHO से बाहर हो गए, अब WHO से बाहर होने की क्या जरूरत था अमेरिका को, और 66 संस्थाओं से आप बाहर निकल रहे हो। ये सीधा सीधा संदेश है कि ट्रंप चाहते हैं कि मुझे दुनिया की परवाह नहीं है, मुझे किसी संस्था की परवाह नहीं है, और मैं किसी भी ऐसे समय में नहीं रहूंगा जहां मेरी मोनोपोली नहीं होगी, जहां मेरी तानाशाही नहीं चलेगी, जहां अमेरिका का
कि जो बात कही वो अंतिम बात नहीं होगी, और मुझे लगता है वो पूरे दुनिया के एक ऑर्डर को, सिस्टम को वो तहस नहस करने पर तुले हुए। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ने, अमेरिका ने जिस संस्था को खड़ा किया अपने पैसों के दम पर लोगों को साथ लेके, और उन संस्थाओं ने दुनिया में मान सम्मान कमाया, उन्हीं संस्थाओं को आज ट्रंप खत्म करने का काम कर रहे हैं। और मुझे लग रहा है, और अब उन्होंने एक और बिल, रूस के खिलाफ कड़े प्रतिबंध लगाने वाला बिल पास करने की तैयारी कर ली है कि भाई जो रूस से तेल खरीदेगा उससे 500% उसके ऊपर टैरिफ लगाया जाएगा। तो मतलब क्या, फिर भारत पे और चीन के ऊपर फिर वो 500% टैरिफ लगाने की बात कर रहे हैं, जहां 25% एडिशनल भारत के ऊपर वो लगा चुके हैं। और कभी कहते हैं कि मोदी जी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, डील फाइनल करीब हो चुकी है, ट्रेड हमारा फाइनल होने की स्थिति में है, और अब ये कह रहे हैं कि भाई जो रूस से तेल खरीदेगा उसके ऊपर हम 500% टैरिफ लगाएंगे। तो मुझे लग रहा है कि अब वक्त आ गया है कि अमेरिका को छोड़कर दुनिया के तमाम देश अपने मतभेद भुलाएं, एक साथ इकट्ठा है, और अमेरिका को इस बार सबक सिखाए, फिर भारत साथ में आए, रूस आए, चीन साथ में आए, तमाम देश जो अमेरिका से भुगत रहे हैं। इस बार ट्रंप साहब को एक बार मुझे लगता है सबक सिखाने की जरूरत है कि जिस तरीके से ट्रंप ने अपनी तानाशाही, दादागिरी, और मैं जो कहूंगा वही दुनिया के अंदर होगा, इस तरह की रणनीति जो अपनाई है, पूरे दुनिया के लिए उन्होंने खतरा खड़ा कर दिया है, और पूरा जो दुनिया का एक सिस्टमेटिक ऑर्डर था उसको पूरा तहस नहस कर दिया है। इससे बाहर निकलने में ट्रंप साहब तो 3 साल बाद चले जाएंगे, लेकिन अमेरिका को इस पूरे सिस्टम को बनाने में अगले फिर 25 साल का समय लगेगा। ट्रंप साहब जो नुकसान करते जा रहे हैं, जो वेनेजुएला क्राइसिस पर जो इंडियन विदेश मंत्री, फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर कह रहे हैं ना, वो बड़ा एप्ट है। उन्होंने कहा कि आज की दुनिया में देश वही करते हैं जहां से उनको फायदा हो, बाकी मुफ्त की सलाह तो सभी देते हैं। तो ये किस कॉन्टेक्स्ट में कहा गया वो भी आप समझ ही रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर में बड़ी सलाह जो है वो भारत को भी दी थी अमेरिका ने, लेकिन क्या हुआ उस सलाह का? अब खुद कहां पर आकर खड़े हुए हैं। तो मुफ्त की सलाह तो देने के लिए कोई भी खड़ा हो जाता है, लेकिन आप खुद किस परिपाटी पर चल रहे हैं वहां से अपने आप को इवैल्यूएट करिए ना। अमेरिका में इस वक्त क्या हो रहा है वो खबर भी दुनिया को देखनी चाहिए। अमेरिका में एक महिला की हत्या पर बवाल मच गया, बड़ी खबर है। ट्रंप की इमिग्रेशन पॉलिसी पर सवाल उठ रहा है। मिनियापोलिस में अमेरिकी इमिग्रेशन एजेंट ने कार में बैठी हुई एक महिला को गोली मार दी। महिला की मौके पर ही मौत हो गई। अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि जैसे एजेंट महिला के पास पहुंचने लगी तो उसने कार आगे बढ़ानी शुरू कर दी। तो क्या आप गोली चला देंगे? एजेंट ने गोली चला दी, हत्या कर दी। महिला की पहचान 37 साल की रेनी गुड के नाम से हुई है। अभी तक की जो जांच हुई उसमें यह पता चला है कि मृतक महिला अमेरिकी नागरिक थी, किसी प्रदर्शन करने वाले समूह से भी नहीं जुड़ी हुई थी, एक कॉमनर थी। इस घटना के बाद इलाके के लोगों में बहुत गुस्सा है। उन्होंने जमकर नारेबाजी की। देखते ही देखते हालात बिगड़ गए। पुलिस को भारी हथियारों के साथ लैस होकर उतरना पड़ा। ममदानी ने इमिग्रेशन पॉलिसी पर सवाल उठाते हुए ट्रंप पर निशाना साधा। तो उधर ट्रंप ने आईसी एजेंट का बचाव करते हुए कहा कि महिला ने जानबूझकर अधिकारी को निशाना बनाया। अधिकारी ने सेल्फ डिफेंस में गोली चलाई। वो पोस्ट भी हम आपके सामने रख रहे हैं। सेल्फ डिफेंस में क्या सीधा ऐसे गोली चलती है कि हत्या ही हो जाए? हत्या ही तो कर दी गई। विजय जी, इसको लेकर बहुत बड़ा वहाँ पर बवाल हो रहा है, बहुत नाराज़गी है अमेरिकी सोसाइटी में भी कि जिस तरह से किया गया। और ये जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दादागिरी की हम चर्चा कर रहे हैं ना, उससे भी ज़्यादा खतरनाक है कि अब ट्रंप जब बॉस हो जाए खुदा मेहरबान वाली बात है ये, तो वो बात वहाँ पर चल रही है। और इसको लेकर बहुत सामान्य सी घटना थी। मैं उसका वीडियो भी देखा था कि कार में बैठी है महिला और सेल्फ डिफेंस की कोई बात ही नहीं है उसमें। सेल्फ डिफेंस ना कोई उसने गोली चलाई है ना कोई, अरे हाथ पे उस पर कोई एक्शन नहीं, और वो तो टायर पंचर चढ़ाने की कोशिश कर रही थी। तो इस घटना से भी ये पता पड़ रहा है कि ट्रंप साहब जो है समझ रहे हैं कि बस जो वो समझ लें, या और जो उनके साथ जो काम कर रहे हैं, उनके जो अधीन काम कर रहे हैं, ये अफसर तो ट्रंप नहीं है ना, लेकिन वो इसलिए चला रहा है क्योंकि आप किसी को परवाह वहाँ पर नहीं है। और अमेरिका एक बड़े संकट की तरफ बढ़ रहा है। जो एक डेमोक्रेटिक सिस्टम वहाँ पर जिस तरह से माना जाता था, और आपने भी बताया, मैं उसको देख ही रहा था कि ये तो घटना, वो कॉमनर महिला है जिसका कोई किसी के तरह का कोई संबंध नहीं है, कोई प्रदर्शन में नहीं है, किसी तरह का इमिग्रेशन का कोई मसला नहीं है। उसके बाद, और आप जो ठीक करें कि कार पर आप चला देते गोली, कहाँ भाग कर जाती? अगर वो कार आगे बढ़ा रही थी तो किस तरह से किया जाएगा? और वो सीधी उसको गोली मारी है और गोली मारने के बाद उसकी मौत हो गई। उसको लेकर बड़ा बवाल हो रहा है। वो जो वेनेजुएला में भी जो हुआ है सर, वो उसको लेकर न्यूयॉर्क में भी चर्चा की थी। हाँ, उसको लेकर काफी हंगामा हो। अमेरिकन सोसाइटी उस तरह की नहीं है जैसे ट्रंप चला रहे हैं। अमेरिकी सोसाइटी एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी की तरह से बिहेव करती है, वो दुनिया भर की चिंता करती है। और अभी जो आपने पिछली खबर दिखाई,
66 ऑर्गेनाइजेशंस की, वो केवल दादागिरी नहीं है। और वो संस्थाएं कौन है? वो किसी एक देश के लिए नहीं बनी हुई है, वो पूरी दुनिया का ऑर्डर को ठीक रखने के लिए बनी हुई संस्थाएं हैं। इसमें ये जिसमें जो कमजोर ताकतवर सब लोग कहा था ना कि वर्ल्ड ऑर्डर नहीं वर्ल्ड डिसऑर्डर की तरफ सारी बातें जा रही है। जो क्लाइमेट वाली है, अमेरिका तो सबसे ज्यादा कचरा पैदा करता है, अमेरिका सबसे ज्यादा कार्बन एमिशन कर रहा है, तो इसलिए वो उससे अलग रहना चाहते हैं कि कोई उन पर किसी तरह का दबाव ना हो। अमेरिका ने सोचा ही नहीं कि दुनिया को इतना खराब करने के बाद कोई हमारे ऊपर आएगा। हाँ। वो मूल मसला वही है, चाहे वो आप प्रदूषण करना हो, चाहे वो आप गंदगी करना हो, चाहे वो आप उपभोग करना हो, चाहे वो संसाधनों का दोहन करना हो, चाहे दुनिया की खराबी की कोई भी वजह हो, वो अमेरिका उसका सबसे बड़ा जिम्मेदार है और उसकी उस जिम्मेदारी को लेना नहीं चाह रहा है। ईरान को लेकर अमेरिका के साथ रूस और चीन का तनाव बढ़ सकता है। अमेरिका इस वक्त ईरान में तख्ता पलट के चक्कर में ट्रंप जो हैं ईरान को धमकी पर धमकी दे रहा है। इस बीच ईरान में 12 दिन के बाद भी अभी तक आप यूं कहें कि अगर ईरान में शांति आ गई है तो नहीं, ये विरोध प्रदर्शन और ज्यादा उग्र और ज्यादा हिंसक और ज्यादा तेज हो गया है। ईरान के 100 से ज्यादा शहरों में जबरदस्त हंगामा हो रहा है। शाहजहान इलाके में भीड़ ने सुलेमानी की मूर्ति को तहस नहस कर दिया, तो वहीं ताशान इलाके में लगी हुई मूर्ति को भीड़ ने आग के हवाले कर दिया। तेहरान में हालात बेकाबू हो गए हैं। अब्दाना समेत कई शहरों में सिविल वॉर जैसी स्थिति है। प्रदर्शनकारियों के निशाने पर ईरान की एलीट फोर्स IRGC और खामेनेई हैं। प्रदर्शनकारी खुलेआम खामेनेई के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। जगह जगह से आगजनी की तस्वीरें सामने आ रही है। सड़क पर डर भी है, लेकिन गुस्सा भी है, बगावत का माहौल भी है। इस बीच खबर यह है कि खामेनेई किसी भी वक्त देश छोड़कर भाग सकते हैं। कहां जाएंगे, कहां शरण मिलेगी? हालांकि अभी कल तक तो वो यही सोशल मीडिया पर लिख रहे थे प्रोफेसर साहब कि हम जंग लड़ते रहेंगे। कल इसी कहानी कुर्सी में हम लोगों ने कहा था कि एक खबर बीच में चली थी कि उनको रशिया में शरण देने की बात कही है, रशिया वो भाग सकते हैं। लेकिन ये अफवाहों का ये एक बाजार था जो ब्रिटिश मीडिया और वेस्टर्न मीडिया जो लिबरल डेमोक्रेसी हैं उनके तरफ से ये सब चीज़ें फैलाई गई थी ताकि जो लोग सड़कों पर हैं वो और ताकत के साथ खामनेई के खिलाफ प्रदर्शन करें। ये प्रदर्शन जरूर बढ़ा है, लेकिन स्टेट का रिप्रेशन भी उतना ही बढ़ा है। यानी कि जो सरकार है उसको उतनी ही ताकत के साथ उसको कुचलने के लिए, और बहुत सारे आंकड़े नहीं आ रहे हैं, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि 200 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है वहाँ पे ईरान के अंदर। ये ऑफिशियल आंकड़ा नहीं है। ऑफिशियल आंकड़ा तो यही बताता है कि 25 लोगों की मृत्यु हुई है, 24-25 लोग, लेकिन ऐसे बताया जा रहा है कि 200 से ज़्यादा लोग। इतनी लोगों के मौत होने के पश्चात भी यदि भीड़ सड़क पर जाए, इतने लोगों की मौत के पश्चात भी यदि शहरों में बढ़ रहा है, पहले 76 शहर ने 31 में से 19 प्रांत, यानी कि आधे से तो ज्यादा ही हो गया ना, 31 में से 19 प्रांतों में ये आग लग चुकी है। लोग सड़कों पर हैं, कहीं कम कहीं ज्यादा, लेकिन विरोध कर रहे हैं। और खामनेई को चुनौती देना, खुलकर के उनके खिलाफ बोलना, ये कोई मामूली बात नहीं है। ये वैसे ही है जैसे चाइना के अंदर जो है वो आप जिनपिंग को जो है वो सीधे आप गाली देना शुरू कर दें, सड़क पर उतर करके उसका विरोध कर दें। वो वही सिस्टम है, वहां कोई डेमोक्रेसी इस ढंग की चीज नहीं है। खामनेई वहां के एक ढंग से रिलीजियस लीडर हैं और शासक भी हैं, दोनों चीजें हैं। यानी रिलीजियस हेड भी हैं और पॉलिटिकल हेड भी हैं, दोनों एक जगह संस्था मिक्स की हुई है। ऐसे व्यक्ति के खिलाफ यदि लोग, जनता सड़कों पर उतर करके आते हैं, और वो भी इन्फ्लेशन को लेकर के, चूंकि वहां पर उनकी जो करेंसी है उसकी कीमत इतनी कम हो गई है कि लोग सड़कों पर बाजार में जाकर के सब्जियां और मूलभूत की समस्याओं के लिए जो खरीदारी है वो भी नहीं कर पा रहे हैं। तो ये जो गुस्सा फूटा है वो मुझे लगता है इसके पीछे स्वाभाविक है कि जब आप जमीन अपने लिए तैयार करेंगे तो बाहर से लोग इंटरवीन करने के लिए उनको आसानी हो जाती है। तो ऐसा नहीं कह सकते कि अमेरिका इसमें नहीं है। लेकिन एक चीज बड़ी दिलचस्प दिखाई दे रही है, रसिया या चाइना बेशक बोलते रह जाएं, लेकिन अपने रिजिम्स या उनके प्रो रिजिम्स हैं उनको वो सुरक्षित कर पाने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं।
एक पोस्ट जो है वो खामेनी का ही है, वो भी जरा मैं दर्शकों के सामने पढ़ दूं। वो कह रहे हैं, व्हाट मेक्स द एनिमी फर्स्ट रिक्वेस्ट अ सीज फायर ड्यूरिंग 12th डे वॉर विद द इरानियन नेशन, देन सेंड मैसेज सेइंग ही डजंट वांट टू फाइट अस। अगर पहले तो ये कह रहे हैं कि हम लड़ाई लड़ने वाले हैं, फिर ये कह रहे हैं कि वो रेडी नहीं है लड़ाई के लिए। ऑफ कोर्स द malicious enemy is a deceiving liar and we don't trust them, but what causes this is the power of Iranian nation। तो इनकी बातों से तो कहीं भी ऐसा नहीं लग रहा है कि ये गद्दी से कहीं जाने वाले हैं और ये आग कहीं से शांत होती दिखाई दे रही है। हर्षवर्धन जी, नहीं, मुझे इसमें जरा सा भी संदेह हमने दिखता है कि खामनेई का जाना अब लगभग तय है। अब इसमें कोई इफ बट नहीं है। कितने लंबे समय तक ये इसको रोक पाएंगे, बस इसका सवाल है। और ये ठीक बात है कि जिसकी मैं लगातार चिंता भी करता हूं कि ये आज का जो ट्रंप का माहौल है, ट्रंप का जो मूड है, और ये वाला जो अमेरिका है, वो अगर पहुंच भी गया तो ईरान का कितना भला करेगा। लेकिन ईरान के लोगों को अब अपनी सरकार चाहिए। ये जो प्योर रिलीजियस शासन था, जो खामेनी जिस तरह से पूरे ईरान को कट्टर बना रहे थे, और सिर्फ कट्टर नहीं बना रहे थे, ये ऐसा कोई भी देश कब तक चल सकता है जो सिर्फ कहे कि हम सिर्फ लड़ते रहेंगे, रोज ये करेंगे, रोज सैंक्शन लगाएंगे, रोज हमारा जो दुनिया के साथ कारोबार है वो टूटता रहेगा। ऐसा कोई देश नहीं चल सकता। पूरा मध्य पूर्व इसी में बर्बाद हो गया, खत्म हो गया। और मुझे लगता है कि ईरान के लोग इस बात को बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। एक समय में उनको लगा कि हम एक पावर बन गए हैं, जो खास करके मुस्लिम वर्ल्ड में बहुत ये शब्द चलता है कि कौन खलीफा बनेगा। तो लग रहा था उनको कि एक शिया वर्ल्ड में एक खलीफा बन रहा है, एक ऐसा देश है, तो दुनिया भर के लोग उसके साथ खड़े थे। लेकिन अब वो जो कहें कि संकल्पना थी, जो भी एक थियरी थी, वो पूरी तरह से ध्वस्त हो गई। मुझे लगता है कि ईरान में इस बार की जो क्रांति है वो क्रांति होकर रहेगी। खामेनेई का रिलीजियस मजहबी जो शासन है वो समाप्त होने जा रहा है। वैसे भी वहां पर से भी जो आवाजें उठ रही है वो कह रहे हैं कि भाई आप हर साल हिजबुल्लाह को $100 मिलियन दे सकते हैं, आप हमास जैसे संगठन को भी मिलियन डॉलर्स दे सकते हैं, करीब $100 मिलियन उन्हें भी देते हैं, $700 मिलियन तो हिजबुल्लाह को दे सकते हैं। लेकिन जब ईरान के लोगों के ऊपर इतना बड़ा आर्थिक संकट खड़ा हो गया है, महंगाई की इतनी भयंकर मार पड़ रही है, तो आप उन्हें कितना दे रहे हैं? $7। तो यहाँ से इसलिए ईरान के लोग परेशान हैं और सड़कों पर हैं। वो ये कह रहे हैं कि आप ये जो पीनट्स हमें दे रहे हैं, इस पीनट से नहीं होगा, अब आपको जाना होगा, विदाई होगी। इधर वेनेजुएला के बाद अब ये भी लग रहा है कि राष्ट्रपति ट्रंप ऑपरेशन ईरान में जुटे हुए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने ईरान पर हमले का एक प्लान भी बनाया है। अटैक को लेकर ग्राउंड पर तैयारियां भी नजर आ रही है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स का अगर हम हवाला दें तो दावा यह है कि पिछले कुछ घंटों में अमेरिकी वायुसेना के दर्जनों एरियल रिफ्यूलिंग टैंकर C-5 और C-17 जैसे बड़े बड़े डिफेंस ट्रांसपोर्ट विमानों ने अमेरिका और ब्रिटेन के एयरबेस से उड़ान भरी। ऐसा दावा किया जा रहा है कि अमेरिकी विमान मिडिल ईस्ट की तरफ रवाना हुए हैं। जंगी विमान के उड़ानों को अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को टारगेट करने के प्लान से ही जोड़कर देखा जा रहा है। तो क्या ये ट्रंप का ऑपरेशन ईरान है? वैसे जिस गति से डोनाल्ड ट्रंप चल रहे हैं उस गति से तो ये भी हो सकता है। यूँ मानिए ना कि वेनेजुएला को तो हम चर्चा करें, वेनेजुएला का तो ऑपरेशन पूरा कर लिया उस पर, और अब उसका जो आखिरी कड़ी थी आपने देख ही लिया कि रूस के जो जहाज को जिस तरह से उन्होंने कब्जा किया, तो वो वेनेजुएला का ऑपरेशन खत्म हो गया। और ट्रंप सबको कोई ना कोई ऑपरेशन तो चाहिए। और ईरान में जो कुछ हो रहा है, हम डे वन से कह रहे हैं कि पूरी आवाम जनता जो है वो वहाँ सड़कों पर उतर आई है। और खामनेई जो आज कह रहे हैं जंग के मौका तो वो दे रहे हैं ना। अमेरिका को इससे बड़ा क्या एक्सक्यूज़ मिलेगा कि इस तरह की कोई बात जब ईरान में चल रही है, 100 शहरों में आंदोलन चल रहा है, प्रदर्शन चल रहा है, और उसकी बगावत की मतलब ऐसी स्थिति पर पहुंच गया कि अब लौटना मुझे मुश्किल लगता है ईरान का खामनेई के खिलाफ से। और वो दोनों तरह के जो बगावत है, एक आर्थिक तौर पे जो परेशान है ईरान, महंगाई से, बेरोजगारी से, महंगाई बहुत हद तक पहुंच गई है वहाँ पर, उसको लेकर, और सोशल फ्रीडम, जो रिलीजियस फ्रीडम की जो लड़ाई हो रही है वहाँ पर, जो लड़कियाँ लड़ रही हैं, महिलाएं लड़ रही हैं, हिजाब को लेकर लड़ रही हैं, वो भी उस जगह पर पहुँच गई है कि वहाँ से लौटना मुश्किल है। और खामनेई का मुझे इस बात की संभावना कम लगती है कि वो भाग जाएंगे। भागेंगे नहीं, लेकिन उनको छोड़ना पड़ेगा ही, ये जिम्मेदारी छोड़नी पड़ेगी, या हो सकता है कि वो रिलीजियस हेड के तौर पर बने रहें और कोई और नई व्यवस्था ईरान के लिए लेकर आए। क्योंकि अमेरिका जब तक वहाँ पहुँचेगा, अमेरिका ने तैयारी पूरी कर ली है। अमेरिका को भी पता है कि वो वेनेजुएला नहीं है ईरान, कि ऐसे ही खेल हो जाएगा, तो वो पूरी तैयारी के साथ वहाँ जाएगा। और वो जब 100 शहरों में आ गया, उनको लग रहा है कि पूरे ईरान में ये हो जाए तो दुनिया में
कोई कहने वाला नहीं हो कि भाई आप क्यों इसमें दखल दे क्यों किया, रहे हो, कब्जा आपने क्यों किया। हाँ, तो वो एक एक्सक्यूज ऐसा ढूंढ रहे हैं कि कहीं पर कोई ऐसी बात हो जाए, मान ली कि हम नहीं, सरकार लेकिन जो है सर, ये कुछ भी बड़ा लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप पर लग रहा है मिड टर्म इलेक्शन का इतना प्रेशर है कि वो सब कुछ इस वक्त करने के लिए तैयार है। अच्छा, रूस और यूक्रेन महायुद्ध से जुड़ी हुई खबरें भी आपके सामने रख दें। रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव पर बड़ा हमला किया है। रूस ने एक मेडिकल सेंटर को निशाना बनाया, भयानक आग लगी, हमले में 2 लोगों की जान भी गई, कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। रूस इस वक्त यूक्रेन पर चौतरफा हमला कर रहा है और रिहायशी इलाकों को भी निशाना बनाया जा रहा है। हमले के बाद से कीव के कई इलाकों में अंधेरा छाया हुआ है, बिजली गुल है। अभी भी कई इलाके ऐसे हैं जहां पर धमाके हो रहे हैं। यूक्रेन भी रूस पर पलटवार कर रहा है, जिसे लेकर रूस का कहना यह है कि उसने यूक्रेन के 129 ड्रोन मार गिराए हैं। इनमें से 2 मॉस्को की तरफ सीधा निशाना करके साधे गए थे। रूस ने यह भी कहा है कि यूक्रेन के सुमी इलाके में उसने कब्जा कर लिया है। हम सोचिए, ये नए साल का 8वां दिन है ना समीर जी, नए साल का 8वां दिन है और हम चर्चा कर रहे हैं। जब याद कीजिए 1 तारीख पर हम चर्चा कर रहे थे, कहते कि 90% तक बात हो गई है, बस 10% की बात कहीं अटकी है। और वो 10% तो हवा हो गई, सब युद्ध में ही है, जंग ही लड़ रहे हैं, धुआं ही निकल रहा है, हमला भी तेज हो गया है, हमला भी तेज हो गया है जी। नहीं, निश्चित रूप से बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है और ये मतलब एक दुखद खबर ही माना जाए ऐसे कि जो 1 जनवरी को नई खबर मिलने वाली थी कि भाई एक बड़ा युद्ध जो सालों से चला आ रहा है वो एक सीज फायर शांति वार्ता के में निपटने वाला था। अब वहाँ फिलहाल कोई आशा नजर नहीं आ रही, क्योंकि जिस तरीके से ट्रंप खुद वेनेजुएला का युद्ध में चले गए, अब ईरान में वो होने वाले, रूस के साथ उनका जिस तरीके से तनातनी बढ़ गई है टैंकर पर कब्जा करने के बाद, तो अब ट्रंप साहब की कोई मध्यस्थता नहीं होगी। लगभग तय हो कि अब रूस ट्रंप साहब से कोई इस संदर्भ में ट्रंप से बात नहीं करेंगे पुतिन, क्योंकि वो बहुत नाराज है जिस तरीके से ट्रंप ने अभी उनके साथ किया है। तो मुझे लग रहा है कि अब फिलहाल फिर अकेले पड़ गए हैं अभी जेलेंस्की। अब जेलेंस्की के साथ क्या नाटो साथ में आता है, क्या ब्रिटेन और फ्रांस जर्मनी मिलकर कोई मामला सुलझाने की कोशिश करते हैं। मुझे लग रहा है कि इस समय जिस तरीके से जेलेंस्की और पुतिन के बीच संबंध है, अब सारी उम्मीद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ है कि क्या अब नरेंद्र मोदी इसमें दखल देकर वो दोनों के बीच बात करके कोई इसमें रास्ता निकाल सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से ट्रंप लगातार आक्रामक होते चले जा रहे हैं, वो टैरिफ का मामला हो, रूस का मामला हो, चीन का मामला हो, तमाम दूसरे देशों को वो धमकी दे रहे हैं, डेनमार्क को वो धमकी दे रहे हैं कि ग्रीनलैंड मुझे चाहिए, क्यूबा को वो जिस तरीके से धमकी दे रहे हैं, तो ट्रंप खुद अब युद्ध लड़ने की तरफ बढ़ गए, तो अब उनसे उम्मीद नहीं की जा सकती। मुझे लग रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी, बिल्कुल मुझे लग रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी इस नए साल की शुरुआत में कोई बड़ी भूमिका निभाएंगे और प्रधानमंत्री मोदी के दखल देने के बाद रूस और यूक्रेन के बीच में कोई शांति स्थापित होगी। लेकिन फिलहाल जो अभी माहौल बना हुआ है उसमें युद्ध अभी लंबा खिंचता हुआ नजर आ रहा है। इधर ऑपरेशन सिंदूर से मिली हार के बाद पाकिस्तान भी है वो उबर नहीं पा रहा है। झटका इतना है तेज लगा है, कैसे उबर जाए इतनी जल्दी। पाकिस्तान के सीनियर लीडर सदमे में हैं और ऐसी बातें कर रहे हैं, ऐसे सपने पाकिस्तान में बेच रहे हैं कि दुनिया उनके ऊपर हंस रही है। पाकिस्तान की जग हंसाई में एक बार फिर ख्वाजा आसिफ मेन रोल में है। पाकिस्तान के नेशनल चैनल पर बैठकर ख्वाजा आसिफ ने दावा किया कि उनके देश में बने फाइटर जेट्स की कई देशों में भारी डिमांड है, ताबड़तोड़ ऑर्डर भी मिलने शुरू हो गए हैं और यही स्थिति रही तो ठीक 6 महीने के बाद IMF से पाकिस्तान की निर्भरता भी खत्म हो जाएगी। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ के बयान पर पाकिस्तान में ही उनकी खिल्ली उड़ रही है। सोशल मीडिया पर लोग इस बयान को नशे से जोड़कर मजाक उड़ा रहे हैं। जिस फाइटर जेट की पाकिस्तान बात कर रहा है वो चीन की तकनीक पर आधारित है। सिर्फ पाकिस्तान में उसके इस्तेमाल के लिए ही तो वो असेंबल होता है। उसका पूरा राजस्व कहाँ जाता है? वो चीन को जाता है। पाकिस्तान की जमीनी हकीकत की बात करें तो अरबों डॉलर के विदेशी कर्ज के बोझ से पाकिस्तान दबा हुआ है और एक्सपर्ट्स की माने तो सिर्फ विमान बेचकर पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को मजबूत करना ख्याली पुलाव से ज्यादा तो कुछ नहीं है। हम बिल्कुल तैयार हैं अल्लाह के फजल से। हमें इस वक्त जितने ऑर्डर मिल रहे हैं, क्योंकि जहाज हमारा टेस्ट हो गया है ना, वो ऑर्डर मिल रहे हैं, हो सकते हैं हमें IMF की जरूरत ना पड़े 6 महीने के बाद जो है। अच्छा जी बिल्कुल, मैं आपको कॉन्फिडेंस 6 महीने के बाद 6 महीने के बाद जो है अगर वो ऑर्डर सारे मटेरियलाइज हो जाते हैं, हमें IMF की जरूरत न पड़े, हम हाथ जोड़ के उनसे माफ़ी मांग के जो है आराम से अपने वसाइल के मुताबिक जो है ज़िंदगी बसर करेंगे इंशाअल्लाह। कि ये जो 2026 है इसमें भारत और अफगानिस्तान मिलकर पाकिस्तान पे हमला करेंगे। यही वीडियो चलाएंगे उस वक्त, तुम लोग आओ जरा और बताएंगे तुम दोनों का असर क्या किया हमने। बट दिस शोज द नेक्सस, दिस शोज द मेंटालिटी, बिकॉज दे आर टॉकिंग दिस ताकि इसकी हवा बनाए, ज़हन साजी करें।
अब भाई 2026 में क्या एक कोई नया युद्ध होने वाला है? हर्षवर्धन जी, मैं तो पहले ये कहूंगी कि कितनी अच्छी है, मतलब बस क्या ही बोला जाए, इतना अच्छा झूठ कैसे बोल लेते हैं? नहीं पता नहीं, मैं तो मतलब क्रैश कोर्स ये दे सकते हैं दुनिया को। पता नहीं हंस रहे थे या हामिद मीर भी आजकल वैसे खैर इधर वो पूरी तरह से वही हो गए हैं, पत्रकार तो बहुत रह नहीं गए हो, लेकिन कोई भी ये पूछता ना भाई कि कितने का बेचोगे, कहाँ बेचोगे, कौन सा देश है, 6 महीने में क्या हो जाएगा, और सबसे बड़ी जो बात है जो विजय जी कह रहे हैं क्या बेचोगे, तुम्हारा तो कुछ है ही नहीं। और उसके आगे जरा देखिए, कई बार मुझे लगता है कि सचमुच ये मुल्क कैसा है। अफगानिस्तान को लेकर वो कह रहे हैं कि अफगानिस्तान और भारत का नेक्सस हो गया है। अब आप समझिए जरा, और हम लोग तो कह रहे हैं, उस दिन भी हमने कहा था कि भाई अल्लाह के बंदे किसके साथ खड़े होंगे, भाई अल्लाह के बंदे वाला मसला हो जाएगा ना, तो किसके साथ खड़े होंगे। और पाकिस्तान अगर ये कह रहा है, उसका जो प्रवक्ता है वो सेना का कह रहा है, तो जरा आप इसको यूं भी देखिए कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में दूरियां कितनी बड़ी हो गई हैं। यानी जिस अफगानिस्तान में जब तालिबान आए तो पाकिस्तान की आईएसआई का चीफ वहां नजर आता है सबसे पहले, उस अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान के रिश्ते ये हो गए। इसका सीधा सा मतलब हुआ कि पाकिस्तान को अब अलग अलग तरह से, जिसको कहते हैं ना कि अब क्रैक धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा है, दरारें बड़ी होती जा रही, वो टूटने का समय आ गया है। अब इसमें कोई इब्बट नहीं है। और भारत को हमला करना होगा ना, तो फिर मतलब हमला ही होगा, उसके बाद क्या होगा, फिर तो इतिहास बनेगा कि यहां कोई हुआ करता था जो भारत से कट के पाकिस्तान बना था। हमला नहीं करना है भाई, हम वो अगर हमला करेंगे तो इस बार उनको वो जिसको कहते हैं ना कि सबक तो शब्द छोटा पड़ जाएगा, मटिया मेट करके रख देंगे। इसमें कोई इब्बट नहीं, और हमें किसी नेक्सस की जरूरत नहीं है। हम अगर वो कर रहे होते तो हम बहुत बड़े देश हैं, हमारे छोटे से हिस्से हो तुम, हमें इसकी जरूरत न थी, न है, न आगे हो। खौफ तो चल रहा है, वो ऑपरेशन सिंदूर का ही खौफ है, उसका एक्सटेंशन चल रहा है जो ख्वाजा आसिफ बोल रहे हैं। प्रोफेसर साहब, ख्वाजा आसिफ के लिए एक लाइन बोल दूं? हाँ, क्यों नहीं सर? ईसा मुझे याद आए कि हे प्रभु इन्हें माफ करना, ये नहीं जानते क्या कह रहे हैं। वैसे लाइन यही है जी। एक टिप्पणी छूट गई थी, मुझे लगता है उसको मैं बहुत देर से कहना चाहता था कि रसिया के साथ जो अभी अमेरिका ने किया है, उससे यूक्रेन और रसिया के बीच में जो युद्ध है उसके बढ़ने की संभावना और बढ़ गई है, प्रबल हो गई है। ठीक बात। दूसरी बात यह है, विजय जी फिर कहेंगे कि आपने दूसरी बात बोला, लेकिन मैं बोल रहा हूँ, है ना। दूसरी बात यह है कि जो नाटो, उनको लग रहा था यूरोपियन यूनियन के देश की जो ढील पड़ गए हैं, वो थोड़ा आश्वस्त होंगे कि हाँ, जब चूंकि उनके बीच में जब खाई बढ़ेगी, दरार बढ़ेगा, तो इनके नजदीक आने की संभावना थोड़ी सी बढ़ जाती है, खास करके। और यही इसका जिसे हम कहते हैं सामने दिख रहा है कि ब्रिटेन ने भी जो है वो रशियन टैंकर को पकड़ने में मदद की। रही बात ऑपरेशन सिंदूर की, तो इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं, पूरी दुनिया जानती है कि वो पीटी है। जिस फाइटर जेट्स की बात कर रहे हैं, वो ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो है उसका शेयर मार्केट जो है वो नीचे चला गया था। तो दुनिया तो पूरी जानती थी। साथ में जो है वो जिस विमान को हम लोगों ने अपने यहाँ लाया है जी, उसको डिस्क्रेडिट करने के लिए पूरी एक चाइनीज लॉबी जो है, ट्रेडिंग लॉबी जो है, वो पूरा अपने उफान पर काम कर रही थी, जिसके कारण आपको भारत के अंदर भी विमर्श चलाया गया कि कितने राफेल गिरे। अमेरिकन्स लोगों की भी उसमें दिलचस्पी थी कि कितने राफेल्स गिरे। ये और बात है कि फ्रांस ने उसको डिनाई किया, भारत ने उसको डिनाई किया। और तो ये जो आर्म्स बेचने वाली जो लॉबी जो है ना, वो अपने तरीके से काम करती है। जो विजय जी ने कहा ना कि हे परमपिता परमेश्वर, इन्हें माफ कर देना, ये नहीं जानते ये क्या कह रहे हैं, और फिर जो इनके साथ हो जाएगा फिर तो भगवान ही इनकी भली करे। हमारे यहाँ राजस्थानी में कहते हैं विजय जी, बाबो भली करे। अच्छा, एक तस्वीर और है जिसे दुनिया को देखनी चाहिए। हमास का सीनियर कमांडर पाकिस्तान में घूमते हुए दिखाई दिया है। हमास के सीनियर कमांडर नाजी जहीर ने पाकिस्तान के गुजरावाला में पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग के कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान उसने मोस्ट वांटेड आतंकी संगठन लश्कर तैयबा के कमांडर राशिद अली संधू से मुलाकात की। ऐसे में अब फिर से ये चर्चा तेज हो गई है कि क्या पाकिस्तान में बैठे आतंकवादी टेरर अटैक की प्लानिंग में जुट गए हैं।
ये अटकलें इसलिए भी लगाई जा रही हैं क्योंकि नाज़िर ज़हीर ने पहलगाम आतंकी हमले के कुछ हफ्ते पहले पीओके वो गया था। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर इलाके में फरवरी 2025 में वो पहुंचा और ये बैठक पाकिस्तान में ही की गई। इस वीडियो के सामने आने के बाद अब इजराइल भी एक्टिव हो जाएगा। इंटरनेशनल पीस फोर्स में शामिल होने की चाहत रखने वाला पाकिस्तान आतंकी गतिविधियां ये किस तरह से लिप्त है बताने के लिए ये एक इकलौता वीडियो ही काफी है। पाकिस्तानी सेना के संरक्षण में आतंकवादी नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर मिले हुए हैं। हमास, लश्कर, ISI, पाकिस्तान और फिर भारत की सरजमीं तक, क्या वो इसलिए ये पीस फोर्स भेजना चाहता है समीर जी? निश्चित रूप से, और मुझे लगता है कि अब इतना वीडियो दिख रहा है कि ट्रंप साहब को नहीं दिख रहा कि पाकिस्तान कि किस तरीके से आतंकवाद फैलाने लोगों के साथ समर्थन में खड़ा हुआ है। मुझे लग रहा है ये ट्रंप साहब को देखना चाहिए और इजराइल ने इसे बहुत गंभीरता से इस मामले को लिया। और मुनीर साहब तो अब उनको लग रहा है कि जिस तरीके से ट्रंप साहब ने उनको सपोर्ट कर दिया और ट्रंप साहब को उन्होंने खुश कर दिया है कि ट्रंप साहब की तारीफ कर करके, तो ट्रंप साहब उनकी किसी भी बात की तरफ नहीं देखेंगे और वो जो कहेंगे ट्रंप साहब उन्हें मानेंगे। मुझे लग रहा है दुनिया को भी पाकिस्तान का चेहरा आप देखना चाहिए। किस तरीके से पाकिस्तान दुनिया की आंखों में धूल झोंक रहा था, अब साफ दिख रहा है कि किस तरीके से आतंकवादी खुलेआम पाकिस्तान में घूम रहे हैं। और अब जिस तरीके से ट्रंप साहब वहाँ कोशिश कर रहे हैं कि भाई, मुनीर साहब कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ पीस फोर्स जाए हमारी, तो मुझे लग रहा है कि अब दुनिया भी उनका चेहरा देख रही होगी। ये पीस नहीं है, ऐसे लोग तो शांति की बात ना ही करे तो भला। गाजा में पीस फोर्स को लेकर पाकिस्तान भले ही इंटरनेशनल लेवल पर दुनिया को गुमराह कर रहा हो, उसकी तस्वीरें भारत दिखा रहा है, कहानी कुर्सी की भी आप देख रहे हैं, लेकिन उसके दोस्त अजरबैजान ने इस पर क्लियर स्टैंड लिया है। अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि वो अपने देश से किसी तरह की सेना नहीं भेजेंगे, किसी दूसरे के लिए अजरबैजानियों की जान खतरे में नहीं डालेंगे। अलीयेव ने यह भी कहा कि जब उनका देश मुश्किल में था तो उन्हें अकेला छोड़ दिया गया। ऐसे में अजरबैजान किसी भी तरह के इंटरनेशनल फोर्स से अपने आप को बाहर रखता है। ये भी ठीक है, जब आप अकेले थे, कोई आपकी मदद के लिए नहीं था, तो फिर अब आपसे क्या उम्मीद की जाए? तो पाकिस्तान का ही दोस्त है, वही बैकफुट पर है। हर्षवर्धन जी? नहीं, देखिए, ये सबको याद होना चाहिए कि जब आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में संघर्ष हुआ था तो क्या दुनिया का कोई देश मदद कर पाया था क्या? और इसको बहुत अच्छे से समझना चाहिए, ये आज की एक सच्चाई है। दुनिया के किसी देश की मदद कोई दूसरा देश नहीं कर पाएगा, इसलिए नहीं कि कोई करना नहीं चाहता। दरअसल अब तरीके बदल गए, अब एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई है। अब वो आमने सामने के युद्ध और कुछ बड़े हथियार, कुछ नेवल फ्लीट और कुछ एयरफोर्स की फ्लीट, उससे लड़ाई नहीं होती। तो पता चला कि जो गलती से भी शामिल होगा उसके यहां क्या हो जाएगा इसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। दूसरा, अभी तो नेटो जैसा जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद सबसे बड़ी पीस गारंटी था 32 कंट्रीज की, वो भी टूटने की ओर है। तो दुनिया में कोई भी अब किसी के साथ नहीं खड़ा है, सब अपने हितों को लेकर है। लेकिन गाजा को लेकर थोड़ा सा मसला अलग है। ये जो इंटरनेशनल पीस फोर्स की बात हो रही है, ये वहां जाकर सुरक्षा करने के लिए है, लड़ने के लिए नहीं है। ये थोड़ा सा फर्क है। लेकिन इसमें इजराइल ने भी आपत्ति, पाकिस्तान के लिए आप दुविधा तो सोचिए। एक तो पाकिस्तान में उसका विरोध हो रहा है कि भाई कैसे आप सेना भेज रहे हो, और ये हमास के सुभान अल्लाह साहब जो थे आपके, वो वहां पर मौजूद ही हैं। तो उसके बाद और इजराइल ने खुद ने चिंता जाहिर की कि भैया ये वहां पहुंच के हमास के साथ ही तो नहीं खड़े हो जाएंगे। सर, गुंडा पुलिस फोर्स में आता है, तो वही गुंडों को भी दिक्कत होती है, पुलिस वालों को भी समझ में आते हैं कि भाई क्या होगा, इससे कैसे भरोसा करें। गुंडा अगर पुलिस फोर्स में जाएगा तो पाकिस्तान तो गुंडा मुल्क है ना, तो वो तो वही कर रहा है, तो इसीलिए उसको कोई बर्दाश्त नहीं कर रहा है। आज कहानी कुर्सी को इसी नोट पर हम यहीं समाप्त करते हैं। बहुत शुक्रिया विजय जी, समीर जी, हर्षवर्धन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा के लिए।